व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अब बारी आ गई है माइक्रो इकोनॉमिक्स यूनिट 2 शुरू करने की। बच्चों, यूनिट 2 में ध्यान रखना एज पर लेटेस्ट सिलेबस ही पढ़ना। इसके अंदर मेनली 3 चैप्टर्स हैं, डिमांड, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो एज पर लेटेस्ट सिलेबस जो टॉपिक्स हैं सिर्फ वही पढ़ना, बाकी मत पढ़ जाना। तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो सब इसमें कॉन्सेप्ट कवर करेंगे और आने वाले क्लासेस में हम क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए जल्दी से पहले कॉन्सेप्ट रिवीजन करते हैं और फिर आगे हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। लेट्स बिगिन। तो शुरू करते हैं बेटा जी टॉपिक के साथ। टॉपिक का नाम क्या है? डिमांड। अब देखो डिमांड होता क्या है। सबसे पहले ये समझो कि हम इस यूनिट में काफी सारे चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं, जैसे डिमांड, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो हम ये जितने भी चैप्टर्स पढ़ेंगे ये सब एक कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। सर कंज्यूमर कौन होता है? कंज्यूमर एक ऐसा इंडिविजुअल है जो गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करता है, जो मार्केट में जाता है, गुड्स को लेता है, सर्विसेज को बाय करता है। तो एक ऐसा इंडिविजुअल जो मार्केट में जाके गुड्स और सर्विसेज को खरीद रहा है, उसके बदले में पैसे दे रहा है ऑफ कोर्स, तो वो कंज्यूमर है। अब वो कंज्यूमर जब मार्केट में जाके ये बोलता है कि आई एम विलिंग एज वेल एज आई एम एबल, मैं विलिंग भी हूं, मैं कोई चीज लेना भी चाहता हूं और मेरी जेब में पैसा भी है, मेरी एबिलिटी भी है, तो दोनों चीजें चाहिए ना। मेरा मन कर रहा है भाई मुझे एक गाड़ी खरीदनी है, देखना मर्सिडीज खरीदूंगा, भाई जेब में है 200 रुपए, कहां से मर्सिडीज खरीदूंगा? तो विलिंगनेस है, एबिलिटी नहीं है। मुझे चाहिए दोनों चीजें। अब मेरी जेब में है 2 करोड़, मर्सिडीज में कह रहा हूं मैं लेना ही नहीं चाहता यार, मुझे नहीं चाहिए मर्सिडीज। तो विलिंगनेस, एबिलिटी दोनों जब एक कंज्यूमर शो करता है तो हम बोलते हैं कि वो डिमांड कर रहा है। तो डिमांड क्या है? द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। कमोडिटी होगी मर्सिडीज, क्वांटिटी हो गई एक, मैं 2 भी मांग सकता हूं, 3 भी मांग सकता हूं, उसमें क्या है ना। तो डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी जो एक कंज्यूमर, मैं कंज्यूमर हूं, विलिंग भी हूं मैं, एबल भी हूं, मैं इच्छा भी कर रहा हूं और मेरी क्षमता भी है, औकात भी है भाई, एट ईच पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। सिंपल। तो डिमांड क्या होगा? जो एक कंज्यूमर मार्केट में जाके विलिंगनेस भी शो कर रहा है, एबिलिटी भी शो कर रहा है और उसको चाहिए वो चीज, वो डिमांड है। ठीक हो गया। अब देखो डिमांड एक इंडिविजुअल के लिए भी हो सकती है, इंटायर मार्केट के लिए भी हो सकती है। मतलब जब मैं बात करूं एक कंज्यूमर, अब मैं अकेला गया मर्सिडीज लेने के लिए तो वो इंडिविजुअल डिमांड कहलाएगी। अगर मैं सारे कंज्यूमर्स को जोड़ दूं कि पूरी बाजार में जितने लोग मर्सिडीज लेने के लिए आए हैं, तो वो बन जाएगी बेटा मार्केट डिमांड। तो बेसिक सा फर्क होता है, बाकी डेफिनेशन सेम होती है। इंडिविजुअल डिमांड में हम लोग सिर्फ क्या कंसीडर करते हैं? अ कंज्यूमर, और मार्केट डिमांड में ऑल द कंज्यूमर्स। बस इतना सा फर्क होता है। एक कंज्यूमर की बात हो रही है तो इंडिविजुअल डिमांड, सभी कंज्यूमर्स जो लेना चाहते हैं तो मार्केट डिमांड, बाकी और कोई फर्क इसके अंदर नहीं है। ठीक है, चलो सर ये भी समझ में आ गया। अब आ रहा है डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड। डिटर्मिनेंट्स का मतलब होता है बच्चों फैक्टर्स अफेक्टिंग, जिन फैक्टर की वजह से डिमांड कम या ज्यादा होगी या चेंज होगी, है ना। तो एग्जाम में आता है, सावधान इंडिया सवाल है, लिख लो अपने पास सावधान इंडिया सवाल। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिमांड को कम या ज्यादा करने में इन्फ्लुएंस करते हैं? सबसे पहला है प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी। भाई भारतीय हैं, इंडियंस हैं, सबसे पहले देखेंगे कितने की चीज है। अगर मर्सिडीज से सस्ती BMW पड़ रही होगी तो BMW की तरफ भाग जाएंगे। हम प्राइस पे बहुत रिलाई करते हैं। तो डिमांड को इंपैक्ट करने वाला जो सबसे पहला फैक्टर है दैट इज प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी। तो क्या है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड इज इट्स प्राइस। भैया रोकड़ा कितना लगेगा? जनरली प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। कोई चीज अगर महंगी है तो कम लेंगे, सस्ती है तो ज्यादा लेंगे। तो प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड एक दूसरे के रिवर्स चलेंगी। अब मैंने बताया था ना इनवर्स रिलेशनशिप आपको पीपीसी में भी, कि एक बढ़ रहा है दूसरा कम हो रहा है। प्राइस बढ़ रहा है, डिमांड कम हो जाएगी, प्राइस कम हो जाएगा, डिमांड बढ़ जाएगी। तो इनवर्स रिलेशनशिप बेटा देखने को मिलती है। तो पहला फैक्टर प्राइस हो गया। दूसरा फैक्टर आ रहा है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। सर रिलेटेड का क्या मतलब होता है? रिलेटेड का मतलब होता है बच्चों उससे मिलते जुलते गुड्स। रिलेटेड मींस मिलते जुलते। सबसे पहला होता है सब्स्टिट्यूट गुड, दूसरा होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड। सर सब्स्टिट्यूट का क्या मतलब होता है? सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है जो एक दूसरे की जगह पे यूज किए जा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये 2 पेन है, एक ब्लैक है एक कंपनी का, एक ब्लू है दूसरी कंपनी का। तो अगर ये ब्लैक वाला पेन खराब हो जाए तो मैं ब्लू यूज कर लूंगा, ब्लू खराब हो जाए ब्लैक यूज कर लूंगा। एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट हो गए या नहीं हो गए? भाई मुझे अगर कहीं बाहर जाना है, मैं जीन्स पहन के जा रहा हूं, मेरे पास जीन्स अवेलेबल नहीं है, कोई और ट्राउजर पड़ा हुआ है तो मैं ट्राउजर पहन लूंगा। ट्राउजर नहीं है, जीन्स पहन लूंगा, मैं तो दोनों में बढ़िया दिख रहा हूं। सब्स्टिट्यूट हो गए एक दूसरे के। तो सब्स्टिट्यूट कौन से होते हैं? द गुड्स व्हिच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ वन अनदर। मेरे घर पे मेहमान है, चाय पिला दो, चाय नहीं है कॉफी पिला दो, भाई एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट हो गए। तो अब ये कैसे इंपैक्ट करता है? तो देखो सपोज करो कि मेरा जो गुड है वो टी है, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट का क्या नाम है? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। तो प्राइस ऑफ कॉफी अगर ये कम हो जाए, तो मैं चाय की डिमांड को कम कर दूंगा, क्योंकि मैं तो भाग के कॉफी पे जाऊंगा। भाई कॉफी सस्ती है तो कॉफी पिलाऊंगा ना, सीधी सी बात है। वहीं अगर कॉफी का प्राइस बढ़ जाए, कॉफी महंगी हो जाए, क्या कॉफी वाले भी चाय पे आ जाएंगे? तो चाय की डिमांड बढ़ जाएगी। तो हमें बेसिकली क्या दिखाना है? हमें हमारे गुड का डिमांड कंपेयर करना है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड से। तो मेरा अगर सब्स्टिट्यूट को मैं देखूं, मेरा गुड टी है, मैं प्राइस कंपेयर करूंगा कॉफी का, कि अगर कॉफी का प्राइस बढ़ रहा है तो कॉफी वाले भी चाय पे हो जाएंगे, चाय की डिमांड बढ़ जाएगी। और अगर कॉफी का प्राइस कम हो रहा है तो चाय वाले भी कॉफी पे ही भाग जाएंगे। तो यहां पे हम क्या बोल सकते हैं बेटा? कि यहां पे हम ये बोल सकते हैं कि जो
प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड है, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड यानी कॉफी का प्राइस अगर बढ़ जाता है तो डिमांड मेरे गुड की भी बढ़ जाती है, क्योंकि कॉफी छोड़ के लोग चाय पे चले जाएंगे, और वहीं पे अगर कॉफी का प्राइस कम हो जाता है तो टी की डिमांड भी कम हो जाती है, क्योंकि लोग टी छोड़ के कॉफी पे आ जाएंगे। तो डायरेक्ट रिलेशनशिप देखने को मिलता है प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड में एंड डिमांड ऑफ गिवन गुड में। ठीक है, अब ये तो हो गया सब्स्टिट्यूट्स को लेके। सब्स्टिट्यूट्स क्या होते हैं जो एक दूसरे की जगह पे यूज हो सकते हैं। दूसरा कौन सा आता है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, जो एक दूसरे के साथ चलते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो गए, फॉर एग्जांपल मेरा है कार और इसका कॉम्प्लीमेंट्री हो गया पेट्रोल, कि एक दूसरे के साथ ही चलेंगे। अगर गाड़ी है पेट्रोल नहीं है, पेट्रोल है गाड़ी नहीं है, क्या करोगे भाई? दोनों साथ में चलेंगे, है ना। तो अब अगर प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड, प्राइस ऑफ पेट्रोल बढ़ जाए तो गाड़ी की डिमांड कम हो जाएगी, और प्राइस ऑफ पेट्रोल अगर कम हो जाए, सस्ता हो जाए, तो बहुत सारे लोग शायद पेट्रोल की वजह से ना ले रहे हो, अब लेने लगे। तो यहाँ पे देखो इनवर्स रिलेशनशिप देखने को मिलता है, किसके अंदर? प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड में और डिमांड ऑफ गिवन गुड में। तो डिमांड तो अपनी लेनी है हमेशा, प्राइस आपको रिलेटेड गुड का लेना है। अब वो रिलेटेड गुड सब्स्टिट्यूट भी हो सकता है, रिलेटेड गुड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स भी हो सकता है। समझ गए? बस सब्स्टिट्यूट गुड ध्यान रखना, सब्स्टिट्यूट गुड एक दूसरे की जगह पे यूज होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एक दूसरे के साथ चलते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लेना। सब्स्टिट्यूट में डायरेक्ट रिलेशनशिप देखने को मिलता है, कॉम्प्लीमेंट्री में इनवर्स। These are the goods which can be used in place of one another. These are the goods which are used together. ठीक है, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड, अगर सब्स्टिट्यूट का प्राइस बढ़ता है, सब्स्टिट्यूट महंगा होता है, तो मेरी डिमांड बढ़ जाएगी, है ना। लीड्स टू इंक्रीज इन डिमांड फॉर गिवन कमोडिटी। सही है। और यहाँ पे क्या है? इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड, पेट्रोल महंगा होता है तो डिमांड गाड़ी की कम हो जाएगी। यहाँ पे क्या चल रहा है? लीड्स टू डिक्रीज इन द डिमांड फॉर गिवन कमोडिटी। परफेक्ट है, सही है जी। तो इस तरीके से आप लिख के चलोगे प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। तो सबसे पहले डिमांड किस चीज से इंपैक्ट करेगी? मेरा खुद का प्राइस, दूसरा मेरा रिलेटेड गुड्स का प्राइस, तीसरा इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इनकम सिंपल है बेटा, अगर मेरी इनकम बढ़ रही है तो मैं एक नॉर्मल गुड की डिमांड ज्यादा करूंगा, कि भैया मेरी इनकम बढ़ गई है, अब मैं ज्यादा सामान खरीदूंगा। अगर मेरी इनकम कम हो रही है तो मैं सामान कम खरीदूंगा, है ना। तो इनकम का और नॉर्मल गुड कौन से होते हैं? जो हम एक नॉर्मली यूज करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप कोई भी गुड ले सकते हो, जैसे कपड़े ले सकते हो, मेरे लिए नॉर्मल गुड है, तो मेरी इनकम बढ़ेगी तो मैं थोड़ी ज्यादा ले लूंगा, इनकम कम होगी तो मैं थोड़े कम ले लूंगा। लेकिन कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जो बहुत सस्ते वाले गुड्स होते हैं, जो काफी चीप गुड्स होते हैं, जैसे मैचेस, फॉर एग्जांपल मैच बॉक्स। अब मेरी इनकम बढ़ेगी तो क्या मैं मैच बॉक्स खरीद के ले आऊंगा घर में? ऐसा नहीं। तो इनकम बढ़ती है तो भी उनकी डिमांड कम ही रहती है ना। तो इस तरीके की चीजें, इनको हम बोलते हैं इंफीरियर गुड्स। तो अगर एक इंफीरियर गुड है तो इनकम बढ़ती है तो हम उनको कम खरीदते हैं कि सस्ते वाला है, थोड़ा बढ़िया वाला लेंगे। ठीक हो गया ना। और नॉर्मल गुड में क्या होता है? इनकम बढ़ी तो डिमांड भी बढ़ी, इनकम घटी तो डिमांड भी घटी, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनकम ऑफ द कंज्यूमर। तो 3 पॉइंटर्स हो गए, प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अब इनकम में आप 2 पॉइंटर्स लिख के आओगे। नॉर्मल गुड के लिए डायरेक्ट रिलेशन, इनकम बढ़ा तो डिमांड भी बढ़ा, इनकम कम हुआ तो डिमांड भी कम हो गया। सस्ते वाले गुड्स के लिए इनकम बढ़ गई तो हम नहीं लेंगे, हम बोलेंगे मेरी इनकम ज्यादा है, बढ़िया वाला खरीदूंगा। तो इनकम बढ़ गई तो इंफीरियर की डिमांड कम हो जाती है। ठीक है, तो 2 पॉइंटर्स इसमें बना देना। चौथा क्या आता है? टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। ये सिंपल है, कोई भी चीज मेरे टेस्ट में आएगी, मुझे अच्छी लगेगी, तो महंगी भी होगी तो मैं लूंगा। अगर मेरे टेस्ट में है तो डिमांड ज्यादा, मेरे टेस्ट से चली गई तो डिमांड कम। मुझे कोई चीज पहले बहुत अच्छी लगती थी, मेरा फैशन कस्टम हैबिट में है मेरी कोई चीज, तो मैं ज्यादा डिमांड करूंगा। जब वो मेरे टेस्ट से चली जाएगी तो डिमांड कम करूंगा। पांचवा आता है एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर। एक्सपेक्टेशन, मुझे उम्मीद है चेंज होगा प्राइस फ्यूचर में, कि अगर फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है, मुझे लग रहा है कि शर्ट का प्राइस फ्यूचर में बढ़ जाएगा, ये महंगी हो जाएगी, आज ही खरीद लूंगा क्योंकि फ्यूचर में तो बढ़ जाएगा, आज डिमांड बढ़ा दूंगा। अगर ऐसा लगा फ्यूचर में प्राइस गिरने वाला है, ये सस्ती होगी, तो भैया तभी लूंगा, आज नहीं लेता, आज डिमांड को कम कर दूंगा। तो फ्यूचर में प्राइस क्या होने वाला है, उसकी एक्सपेक्टेशन। अगर आपको लग रहा है फ्यूचर में महंगा हो जाएगा तो आज डिमांड बढ़ा देंगे, फ्यूचर में सस्ता हो जाएगा तो आज डिमांड कम कर देंगे। ये हमें इसमें लिख के आना है। प्राइस ऑफ अ सर्टेन कमोडिटी इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज इन फ्यूचर, तो लोग ज्यादा खरीदेंगे। ठीक है ना। तो ये हमारे पास टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस हो गया। फिर हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक आता है, वो क्या है सर? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन डिमांड। इसमें आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड हम तब बोलते हैं जब डिमांड चेंज होती है प्राइस की वजह से, बस इतना ध्यान रखना। चेंज इन डिमांड कब बोलते हैं? जब डिमांड चेंज होती है किसी भी अदर फैक्टर की वजह से। सर अदर फैक्टर मतलब प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, ये पढ़े ना अभी आपने सारे के सारे फैक्टर्स, इनको अदर फैक्टर बोलते हैं। प्राइस एक इंडिविजुअल फैक्टर है, बाकी सारे अदर फैक्टर्स हैं। तो अगर कभी भी डिमांड चेंज हो रही है प्राइस की वजह से, क्या बोलोगे? क्वांटिटी डिमांडेड। अगर अदर फैक्टर्स की वजह से हो रही है डिमांड। ठीक है, चलो भाई। अब मार्केट डिमांड के क्या क्या डिटर्मिनेंट्स हैं बच्चों? मार्केट डिमांड में ऑल दो सारे चल जाते हैं, जो आपने इंडिविजुअल में लिखे हैं वो भी चल जाते हैं, लेकिन फिर भी हमें कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ मार्केट में चलते हैं। जैसे साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन जिस देश में ज्यादा, भारत देश पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन, वहां पे डिमांड हमेशा ज्यादा होगी। जिस देश की पॉपुलेशन कम, वहां पे डिमांड भी कम होगी। सीजन एंड वेदर, जब किसी चीज का सीजन आ जाता है, जैसे ये हाफ स्लीव्स की शर्ट्स हैं, इनका आजकल सीजन है तो इनकी डिमांड है। सर्दी में कौन ले रहा है भाई ने? कोई भी नहीं लेगा, तो डिमांड कम हो जाएगी। सर्दी में जैकेट्स बिकेंगी, आजकल कोई जैकेट नहीं खरीद रहा, तो सीजन से भी डिमांड पे फर्क पड़ता है। आप कैसा प्रोडक्ट बेच रहे हो, अगर वो सीजनल है, सपोज मैं एसी बेचता हूं तो आजकल उनकी डिमांड बढ़िया होगी। अब मैं बेचता हूं भैया हीटर, तो आजकल उनकी डिमांड नहीं है, तो सीजन से भी फर्क पड़ता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, हमारे देश के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है इनकम का? क्या इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है या अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि एक लिमिटेड सा पॉपुलेशन रिच है, बाकी मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन पुअर है ना। तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है रिच और पुअर के अंदर, तो यहां पे डिमांड काफी ज्यादा स्क्यूड होती है। स्क्यूड का मतलब ऊपर नीचे होती है। जिस देश में बराबर डिस्ट्रीब्यूशन होता है वहां पे डिमांड हमेशा कांस्टेंट होती है, अच्छी होती है, हेल्दी डिमांड होती है। समझे? तो देखो क्या लिखा हुआ है, इनकम इन द कंट्री इज इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूटेड देन मार्केट डिमांड विल बी मोर। अगर अनइवन है तो या तो लोग बहुत अमीर होंगे या बहुत गरीब होंगे, तो मार्केट डिमांड ऊपर नीचे होगी। ठीक है जी। इसके बाद आता है बच्चों डिमांड फंक्शन।
सर व्हाट इज दिस डिमांड फंक्शन? ये फंक्शन वर्ड बच्चों आप इकोनॉमिक्स में कई जगह पढ़ोगे, डिमांड फंक्शन, प्रोडक्शन फंक्शन, रेवेन्यू फंक्शन। तो जहां जहां पे आप फंक्शन पढ़ो, फंक्शन का मतलब है कि ये किसी भी दो चीजों के बीच में रिलेशनशिप डिस्कस करेगा कि इसके साथ ये कैसे चेंज हो रहा है। तो डिमांड फंक्शन क्या दिखाता है? रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इट, कि डिमांड चेंज हो रही है और कौन से फैक्टर की वजह से चेंज हो रही है। जैसे मैंने बोला प्राइस की वजह से डिमांड में कितना चेंज है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स की वजह से डिमांड में कितना चेंज है, इनकम की वजह से डिमांड में कितना चेंज है, तो इसको बोलूंगा डिमांड फंक्शन की डिमांड चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू वेरियस फैक्टर्स। ठीक है, अच्छा सर डिमांड फंक्शन को कैसे एक्सप्रेस करेंगे? तो देखो इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन रेफर्स टू रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल डिमांड और उसको इंपैक्ट करने वाले सारे के सारे फैक्टर्स। जैसे हमने लिखा dx का मतलब बेटा कोई कमोडिटी है ये x की डिमांड, फंक्शनल रिलेशनशिप, f का मतलब है फंक्शनल रिलेशनशिप जो चेंज हो रही है प्राइस ऑफ x से, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड से, इनकम से, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस से, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन से। तो ऐसे लिख देते हैं डिमांड फॉर x, प्राइस ऑफ x, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, बस ये डिमांड फंक्शन हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉर्मली नहीं पूछा जाता, बस पता होना चाहिए। ठीक है, चलो सर मार्केट डिमांड फंक्शन में क्या होगा? सारे फैक्टर्स लिख दो। मार्केट डिमांड में क्या होगा? फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन मार्केट डिमांड एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग इट। तो ये सारे फैक्टर्स आ गए मार्केट में, प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी, रिलेटेड गुड्स, इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, सीजन, वेदर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, सब मार्केट में सारे आ जाते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट इसका भी ले ले बेटा, शाबाश। सर डिमांड शेड्यूल के बारे में बता दो, व्हाट इज दिस डिमांड शेड्यूल? अब बेटा मैं आपको दो टॉपिक्स कराऊंगा, डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर्व। ठीक है, हमें डिमांड को समझना है। अब आपको एक चीज तो समझ में आ गई होगी कि कंज्यूमर की जो डिमांड है वो मेनली प्राइस से इंपैक्ट होती है। हाँ, अदर फैक्टर से भी होती है, लेकिन प्राइस इज द मेन फैक्टर। सही, अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, प्राइस जब 10 रुपए है तो डिमांड फॉर एग्जाम्पल 100 यूनिट्स का है। ठीक है, प्राइस कम हो गया, 5 हो गया तो डिमांड बढ़ेगा, डिमांड 200 हो गया। प्राइस कम हुआ तो डिमांड बढ़ गया, 100 से 200 हो गया या नहीं हो गया, है ना? तो अब मैंने क्या ये एक कर्व बनाया है या ये एक टेबल बनाया है? टेबल बना दिया बच्चों, टेबल बनाया तो इसको बोल देंगे डिमांड शेड्यूल, बात खत्म। तो सर डिमांड शेड्यूल क्या है? टैब्यूलर प्रेजेंटेशन इन विच वी डिस्कस रिलेशनशिप ऑफ प्राइस एंड डिमांड। प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का बीच का रिलेशनशिप जब हम एक टैब्यूलर प्रेजेंटेशन में देख रहे हैं, उसको बेटा जी क्या बोल देंगे? डिमांड शेड्यूल। सर इसी का अगर कर्व बना दे तो कैसा बनेगा? देखो अब कर्व कैसे बनता है, बहुत कर्व बनाया तुमने बचपन में, एक्स ओरिजिन, वाई, इधर हम प्राइस ले लेते हैं 5 और 10, क्वांटिटी ले लेते हैं 100 और 200। अब देखो अगर प्राइस 10 है तो डिमांड 100 है, प्राइस 10 है तो डिमांड 100 है। प्राइस जैसे ही कम हुआ 10 to 5 हुआ तो डिमांड 100 से 200, डिमांड बढ़ गई। तो हमारे पास ये आ गया, देखो हमारा डिमांड कर्व। तो ये डिमांड शेड्यूल है, ये डिमांड कर्व है। तो दोनों में ही आपको समझ में आ गया कि जब भी मैं टैबुलर प्रेजेंटेशन कर रहा हूं प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का, उसको हम डिमांड शेड्यूल बोलेंगे। जब मैं ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कर दूंगा, इसी का ग्राफ बना दूंगा, तो ये क्या बन जाएगा? डिमांड कर्व। अब यहां पे देखो मैंने बस एक ही कंज्यूमर की डिमांड की बात करी थी। इंडिविजुअल डिमांड में क्या होता था? अ सिंगल कंज्यूमर। मार्केट डिमांड में क्या होता है? ऑल द कंज्यूमर्स। तो अगर मैं एक की जगह दो कंज्यूमर्स ले लूं, यहाँ पे प्राइस 10 है फिर 5 हुआ, एक्स जो डिमांड कर रहा था वो 100 से 200 कर रहा था, और वाई जो डिमांड कर रहा है वो 150 से 250 कर रहा है। ऐसे हो गया। आप देखो एक कंज्यूमर एक्स है, एक कंज्यूमर वाई है, तो मार्केट डिमांड कितनी होगी? मार्केट डिमांड कैसे निकालते हैं? दोनों को जोड़ दो, 150 प्लस 100 250, 250 प्लस 200 450। तो अगर मुझे अब दिखाना हो सर इसका कर्व, मुझे अब बनाना हो, तो देखो अब हम कब बनाएंगे? जब टेबल बनाया तो ये मार्केट डिमांड शेड्यूल हो गया। जब इसका कर्व बना दूंगा, प्राइस कितना लो? वही 510, ये मैंने प्राइस ले लिया। क्वांटिटी मुझे अब 450 तक जाना है। चलो पहले हम x का कर्व बनाते हैं। प्राइस 10 है तो डिमांड 100 है। लो जी ये हो गया सर। प्राइस 5 हुआ तो डिमांड 200 हो गई। लो सर ये किसका डिमांड कर्व बन गया? ये बन गया डिमांड कर्व फॉर x। ये तो हो गया x के लिए। अब सर y का बना देते हैं। 10 पे 150, 10 पे 150 बिल्कुल बीच में होगा यहाँ पे, तो एक तो ये हो गया, और 5 पे 250, 5 पे 250 यहाँ पे होगा। तो हमारे पास ये वाला जो कर्व बन गया, ये डिमांड फॉर y बन गया। बन गए। अब देखो ये इंडिविजुअल है, x का y का। जब मैं मार्केट का बनाऊंगा बच्चों, तो मार्केट का क्या है? 10 पे 250, 10 पे 250, तो ये पॉइंट होगा, और 5 पे 450 ये पॉइंट होगा। तो ये कुछ किस तरीके का बनेगा? ये बनेगा मार्केट डिमांड। अब अगर आप ध्यान से देखो तो इंडिविजुअल डिमांड के जो कर्व्स हैं थोड़े से स्टीप है इस तरीके से, और मार्केट डिमांड का थोड़ा सा फ्लैट है। देखो मार्केट डिमांड का थोड़ा सा फ्लैट है, तो हमेशा ध्यान रखना मार्केट डिमांड कर्व इज ऑलवेज फ्लैटर देन इंडिविजुअल डिमांड का कर्व। जो मार्केट डिमांड का कर्व होगा बच्चों वो हमेशा फ्लैटर होगा इंडिविजुअल डिमांड कर्व से। सर इसके पीछे कोई रीजन, कोई लॉजिक? यस। देखो यहाँ पे चेंज 100 से 200 कितने का चेंज है? 100 का। यहाँ पे चेंज 150 से 250 कितना चेंज है? 100 का। यहाँ पे चेंज देखो सीधा 200 का चेंज। तो जब भी प्रोपोर्शनेट चेंज ज्यादा होगा तो कर्व फ्लैट बनेगा, ये ध्यान रखना बस। ठीक है, तो इंडिविजुअल डिमांड थोड़ा सा स्टीप होता है, मार्केट डिमांड थोड़ा फ्लैट होता है। जब भी आप टेबल बना रहे हो, टैबुलर प्रेजेंटेशन कर रहे हो इंडिविजुअल की या मार्केट की, वो है डिमांड शेड्यूल। जब आप उसी से ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कर्व बना देते हो तो आप क्या बना रहे हो? डिमांड कर्व। समझ गए? चलो सर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर देखते हैं सर बुक्स में कैसे और क्या लिखा हुआ है।
डिमांड शेड्यूल, टैब्यूलर स्टेटमेंट शोइंग वेरियस क्वांटिटीज बीइंग डिमांडेड एट वेरियस लेवल ऑफ प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ये प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में रिलेशन दिखाता है एक टेबल की फॉर्म में। तो ये बन गया डिमांड शेड्यूल। बढ़िया सर, समझ में आ गया। दो तरीके के होंगे इंडिविजुअल, जो एक कंज्यूमर के रिस्पेक्ट में दिखाएगा, देखो प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी एक्स, ठीक है। और जब हम बात करेंगे मार्केट की, तो हाउस होल्ड ए की हो गई, हाउस होल्ड बी की हो गई, दोनों को जोड़ दो तो फिर क्या बन जाएगा, मार्केट डिमांड शेड्यूल बन जाएगा। सही है। अच्छा सर, फिर डिमांड कर्व क्या होगा, जो इसका हम ग्राफ बना देंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल। जब भी मैं शेड्यूल को कर्व में कन्वर्ट कर दूंगा, डिमांड कर्व हो जाएगा। इट इज द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स शोइंग वेरियस क्वांटिटीज दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ प्राइस ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है। चलो सर, डिमांड कर्व भी दो तरीके के होंगे, इंडिविजुअल, जो इंडिविजुअल शेड्यूल का होगा वो इंडिविजुअल डिमांड कर्व, और जो मार्केट का होगा वो मार्केट डिमांड कर्व। देखो कर्व आप यहां भी देख पा रहे हो, ये थोड़े से स्टीप है, ये थोड़ा सा फ्लैट बना है। मार्केट डिमांड कर्व हमेशा फ्लैट होगा। स्लोप ऑफ डिमांड कर्व, बच्चों को भी स्लोप बताना हो डिमांड कर्व का तो ध्यान रखना, चेंज इन प्राइस अपॉन चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। 1 मार्क में आपसे पूछ सकता है डिमांड कर्व का स्लोप क्या होता है, तो चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। लो सर, स्लोप हो गया, कितना चेंज आ रहा है वो आपको बताया हुआ है। इसके बाद आएगा लॉ ऑफ डिमांड, इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अब एक रीजन जो आपसे पूछ सकता है वो यही पूछ सकता है कि मार्केट डिमांड कर्व फ्लैटर क्यों होता है, वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि जो प्रोपोर्शनेट चेंज होता है मार्केट डिमांड में, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन प्रोपोर्शनेट चेंज इन इंडिविजुअल डिमांड। इसको ध्यान रखना, ठीक है। तो देखो, जब भी बाबू चेंज इन डिमांड होगा तो दो वजह से हो सकता है चेंज इन डिमांड, या तो ड्यू टू चेंज इन प्राइस, प्राइस चेंज होने की वजह से, या फिर ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स, अदर फैक्टर्स में चेंज होने की वजह से। सर अदर फैक्टर्स मतलब वही सारे, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, है ना। तो अगर बच्चों प्राइस की वजह से डिमांड में चेंज आया तो इसको बोलना है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। याद रखना, चेंज इन डिमांड नहीं बोलोगे। अगर अदर फैक्टर्स की वजह से चेंज आया, जैसे टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस की वजह से, इनकम की वजह से, सही है, सीजन वेदर की वजह से, तो अब इसको बोलोगे आप चेंज इन डिमांड। तो जब भी डिमांड में चेंज आ रहा है ड्यू टू चेंज इन प्राइस, उसको बोलेंगे चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। जब भी डिमांड में चेंज आ रहा है ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स, उसको बोलेंगे चेंज इन डिमांड। ठीक है। अब देखो बच्चों, जब भी प्राइस की वजह से होगा तो अगर हमें उसका ग्राफ बनाना हो तो उसमें आपको हमेशा मूवमेंट देखने को मिलेगी। ग्राफ में हमेशा मूवमेंट देखने को मिलेगी, और मूवमेंट दो तरीके की होगी। एक को बोलेंगे एक्सपेंशन, जब इंक्रीज होगा क्वांटिटी डिमांडेड, और एक को बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन, जब डिमांड कम होगा, डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। और जब अदर फैक्टर्स की वजह से डिमांड चेंज हो रही है, यानी प्राइस कांस्टेंट है, तब वहां पे मूवमेंट नहीं देखने को मिलता, शिफ्ट देखने को मिलता है। और शिफ्ट को हम दो नामों से जानते हैं, इंक्रीज इन डिमांड या फिर डिक्रीज इन डिमांड। सर एक बार पूरा गो थ्रू कर दो ना प्लीज, दोबारा से आ जाओ। सबसे पहले डिमांड जब चेंज होगा बच्चों, वो दो वजह से चेंज हो सकता है, या तो प्राइस की वजह से या अदर फैक्टर्स की वजह से। प्राइस की वजह से होगा तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बोला जाएगा, अदर फैक्टर्स की वजह से होगा तो चेंज इन डिमांड बोला जाएगा। जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो यहाँ पे हमें मूवमेंट देखने को मिलेगा, जिसके दो तरीके हैं, या तो कॉन्ट्रैक्शन होगा या एक्सपेंशन होगा। डिमांड बढ़ेगा तो एक्सपेंशन, कम होगा तो कॉन्ट्रैक्शन। जब शिफ्ट होगा तो इंक्रीज और डिक्रीज बोला जाता है उसको। अब हम इसके कर्व पे चलते हैं, पहले आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट लो। अब सर मूवमेंट होगा कैसे, देखो बच्चों, मैं यहाँ पे आपको एज्यूम कर रहा हूँ कि प्राइस पहले 10 था, अब 5 हो गया, तो जो डिमांड है, अब प्राइस कम हुआ है, देखो 10 से 5, तो डिमांड बढ़ेगी। पहले 100 थी सपोज, अब 200 हो गई है ना। तो देखो अब क्या देखने को मिलेगा आपको, मूवमेंट देखने को मिलेगा। प्राइस कितना है 5, 10, और डिमांड इधर ले लेते हैं हम 100, 200। देखो 10 पे 100 का डिमांड है, जब प्राइस 10 है तो 100 का डिमांड है। देखो ये आ गया पॉइंट ए, ठीक है। अब जब प्राइस 10 से 5 होगा, कम होगा, तो डिमांड बढ़ जाएगा, 200 हो जाएगा। ये आ गया पॉइंट बी, 2 पॉइंट्स आ गए। अब आपको पॉइंट्स में मूवमेंट देखने को मिल रहा है, ए से बी देखो मिल रहा है। इस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन या फिर इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है। वहीं पे अगर इसका रिवर्स हो जाए, प्राइस बढ़ जाए 5 से 10, डिमांड 200 से 100, प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड कम होगी, है ना। तो अब देखो क्या होगा, इसमें भी ऐसे ही लेते हैं बेटा, प्राइस 5, 10 और क्वांटिटी ले लेते हैं 100, 200। तो जब प्राइस 5 है तो क्वांटिटी 200 है। इस बार ये पॉइंट ए हो गया, ठीक है। और प्राइस जब बढ़ के 10 हुआ तो डिमांड कम हो जाएगा, है ना। प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम हो जाता है। इस बार ये है पॉइंट बी। तो कर्व तो अभी भी नीचे की तरफ ही बनेगा, कर्व तो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, नेचर ही डिमांड कर्व का वो है, बट मूवमेंट इस बार ऊपर की तरफ है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं हम, कॉन्ट्रैक्शन। तो देखो अब ये बहुत क्लियर हो गया कि जब भी प्राइस की वजह से डिमांड में चेंज आएगा तो मूवमेंट देखने को मिलेगा, या एक्सपेंशन होगा या कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। चलो सर अब जल्दी से फटाफट से शिफ्ट के केस में बता दो, शिफ्ट क्या है। देखो जब भी किसी अदर फैक्टर की वजह से, प्राइस सेम रहेगा, अदर फैक्टर की वजह से अगर डिमांड चेंज हो रहा है, जैसे प्राइस पहले भी 10 अब भी 10, डिमांड पहले 100 अब 200, अब देखो डिमांड बढ़ रहा है। सर डिमांड क्यों बढ़ रहा है, प्राइस तो सेम है बेटा। ऐसा हो सकता है वेदर, ऐसा हो सकता है फैशन, ऐसा हो सकता है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में आ गया, है ना, इनकम बढ़ गई, तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं।
तो देखो प्राइस 10 था तो डिमांड 100 थी, प्राइस अभी भी 10 ही है लेकिन डिमांड 200 हो गया। तो पहले मेरा डिमांड कर्व ये था, अब डिमांड कर्व ये है। तो देखो इसको बोलते हैं पूरा का पूरा कर्व ही शिफ्ट हो जाना, तो इसको बोलते हैं बच्चों राइटवर्ड शिफ्ट या फिर इंक्रीज। ठीक है, तो देख रहे हो यहाँ पे मूवमेंट हो रहा था बट कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है तो पूरा का पूरा कर्व ही राइट में चला गया। डिक्रीज में क्या होगा, डिमांड कम होगी, प्राइस सेम है, डिमांड 200 से 100 कम हो रहा है। सर अब कैसे चलेगा? तो प्राइस अगर 10 है तो डिमांड पहले 200 है बच्चे, देखो पहले डिमांड ये है, अभी भी 10 है लेकिन डिमांड कम हो गया, डिमांड 100 हो गया। तो पहला कर्व ये था, अब कर्व ये है, तो इस बार पूरा का पूरा कर्व लेफ्ट में शिफ्ट कर गया, तो इसको हम बोलते हैं लेफ्टवर्ड शिफ्ट। ठीक है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट या फिर डिक्रीज। तो देखो ये पूरा कॉन्सेप्ट है बेटा, अगर कभी भी चेंज जो आ रहा है वो प्राइस की वजह से आ रहा है तो आपको मूवमेंट देखने को मिलेगा, मूवमेंट कैन बी एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, और अगर अदर फैक्टर्स की वजह से हो रहा है तो आपको शिफ्ट देखने को मिलेगा, इट कैन बी राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस बहुत आते हैं, डिफरेंसेस आ जाते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ध्यान से आपको एक बार गो थ्रू करना है, बहुत ध्यान से एक बार पढ़ना है, और मैंने पूरा चार्ट के थ्रू समझाया, सही है। जो जो चीजें मैंने आपको समझाई हैं वही टेक्स्ट में लिखी हुई हैं, वो आपको एक बार अपनी बुक उठा लेना, रीडिंग लगा लेना, मैं आपको स्क्रीनशॉट भी करा देता हूं, वो ले लो, दैट इज इट। मूवमेंट का स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, जब भी डिमांड चेंज होगा ड्यू टू चेंज इन प्राइस, उसके बाद बच्चों मूवमेंट में एक्सपेंशन देखने को मिलेगा, अपवर्ड मूवमेंट, डाउनवर्ड मूवमेंट, एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, ये आ गया, ड्यू टू चेंज इन प्राइस होता है, मूवमेंट होता है। अगर मैं बात करूं एक्सपेंशन की, तो एक्सपेंशन क्या है उसकी डेफिनेशन आ गई पूरी की पूरी। सिमिलरली कॉन्ट्रैक्शन क्या है उसकी डेफिनेशन आ गई, डिमांड कम होना प्राइस की वजह से। उसके बाद शिफ्ट आ गया बेटा, जब भी अदर फैक्टर्स की वजह से होगा तो शिफ्ट होगा। शिफ्ट के रीजंस आ गए, सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस चेंज हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री गुड का इनकम चेंज हो गया, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। देन इसके अंदर शिफ्ट में इंक्रीज डिक्रीज बोलते हैं, राइटवर्ड शिफ्ट, लेफ्टवर्ड शिफ्ट, ये इस वजह से होता है। देन इंक्रीज क्या होता है, प्राइस कांस्टेंट है, देखो सिर्फ डिमांड बढ़ रहा है। डिक्रीज क्या होता है, ठीक हो गया बच्चों। तो इस तरीके से हम लोग ये पूरा का पूरा यूनिट समझते हैं, पूरा का पूरा यूनिट पढ़ते हैं। देन इसके बाद हमारे पास डिफरेंस आ गया मूवमेंट का और शिफ्ट का। आपको पता होना चाहिए कि मूवमेंट में और शिफ्ट में क्या डिफरेंस होता है, इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो, दैट इज इट। और इसी के साथ हमारा डिमांड चैप्टर हो जाता है समाप्त। शुरू करते हैं बच्चों हम इस चैप्टर के नाम के साथ। देखो चैप्टर का नाम है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में दो वर्ड हैं, एक है कंज्यूमर और एक है इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर कौन होता है, वो इंसान जो गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं, जैसे हम सब कंज्यूमर्स हैं कहीं ना कहीं। मैं ये बोर्ड खरीद के लाया, ये कैमरा खरीद के लाया, माइक खरीद के लाया, लाइट्स खरीद के लाया, ठीक है, हर चीज जो हमने खरीदी है हम सब कंज्यूमर्स हैं। तो कंज्यूमर कौन होता है, जो किसी भी चीज को परचेज करता है, बाय करता है, मार्केट में जाके डिमांड करता है ना, वो कंज्यूमर है। इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम एक ऐसा सिचुएशन होता है जहां पे कंज्यूमर सबसे ज्यादा सेटिस्फाइड फील करता है। यानी अगर मेरे पास तीन चीजें हैं, मेरे सामने तीन ऑप्शन है, मुझे माइक बाय करना है और मेरे सामने तीन माइक है, तो मैं वो माइक लूंगा जो मुझे सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन दे रहा होगा, जो मुझे सबसे अच्छा लगेगा, जो लगेगा यार ये बेस्ट है मेरी नीड के हिसाब से। तो इक्विलिब्रियम एक ऐसा स्टेज होता है जिसपे कंज्यूमर सबसे ज्यादा हैप्पी फील करता है, जिसको वो बदलना नहीं चाहता। तो हम इस चैप्टर में यही पढ़ने वाले हैं अलग अलग सिचुएशंस में कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे डिफाइन करेंगे, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को कैसे समझेंगे और एक कंज्यूमर के लिए इक्विलिब्रियम क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहला जो टॉपिक आता है बच्चों इसके अंदर, कंज्यूमर कौन है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ही इज द वन हु बाइज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सैटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स। इतना इनफ है, बस डेफिनेशन कोई पूछ नहीं रहा आपसे, बस पढ़ना है, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। इस चैप्टर का क्या एम है हमें जरूरत नहीं है। अब सबसे पहले हमारे पास बच्चों दो अप्रोच होती है कंज्यूमर बिहेवियर को पढ़ने के लिए या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को पढ़ने के लिए। उन दो अप्रोचेस का क्या नाम है, एक है कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, एक है ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। अप्रोच को समझने से पहले मुझे समझना होगा कि यूटिलिटी क्या होता है। तो यूटिलिटी बच्चों हम लोग बोलते हैं किसी भी चीज का सेटिस्फाइंग पावर। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको पढ़ना है और आपको टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, तो आप वीडियो देखने के लिए आए, वीडियो देखने के बाद आप कहोगे अरे वाह यार सारा टॉपिक समझ में आ गया। तो इस वीडियो में जो मैंने चीजें पढ़ाई हैं ये आपको कहीं ना कहीं सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कर रही है, इसी को यूटिलिटी बोल देंगे, है ना। तो यूटिलिटी क्या होता है, किसी भी चीज की वांट सेटिस्फाइंग पावर। जैसे हमें प्यास लगी है तो पानी में वो पावर है कि हमें अच्छा लगेगा, भूख लगी है तो खाने में वो पावर है, हमें एंटरटेनमेंट चाहिए, हम गाना सुनते हैं अच्छा लगता है, पिक्चर देखते हैं हमें अच्छा लगता है। तो कोई भी चीज जो हमें कहीं ना कहीं हेल्प करती है खुश होने में, जो किसी भी नीड को पूरा करने में, उसको उस पावर को जो हमें सेटिस्फाई कर रही है, हेल्प कर रही है, हैप्पीनेस दे रही है, उसको बोलते हैं हम यूटिलिटी। यूटिलिटी को दो तरीके से पढ़ा जाता है बच्चों, कार्डिनल अप्रोच और ऑर्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच और ऑर्डिनल अप्रोच क्या है हम इसको भी आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, बस यहां पे आपको नाम पता होना चाहिए कि कार्डिनल है एक, ऑर्डिनल है दो अप्रोच है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब सबसे पहले आता है कि यूटिलिटी क्या होता है सर। तो देखो यूटिलिटी में लिखा हुआ है इट रेफर्स टू द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। ये सेटिस्फैक्शन है एक्चुअली एक्सपेक्टेड जो कंजम्पशन से आता है किसी भी कमोडिटी के। ठीक हो गया। यूटिलिटी पर्सन टू पर्सन अलग हो सकता है। किसी बच्चे को ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आए, किसी को थोड़ी कम समझ में आए, कोई शायद ये कहे यार मुझे तो अच्छा ही नहीं लगा, मैं नहीं पढ़ता, मैं तो कहीं और से पढ़ूंगा, है ना। तो ऐसा भी हो सकता है भाई मैं अपनी तरफ से बेस्ट दे रहा हूं, लेकिन एवरी चाइल्ड इज स्पेशल, एवरी चाइल्ड इज यूनिक। किसी को मेरी बात कम समझ आएगी, किसी को ज्यादा समझ में आएगी। तो पर्सन टू पर्सन अलग अलग हो सकता है, प्लेस टू प्लेस अलग अलग हो सकता है, टाइम टू टाइम अलग अलग हो सकता है ना। तो यूटिलिटी डिफर कर सकती है। उसके बाद
सबसे पहले आता है टोटल यूटिलिटी। अब मैं इसको पढ़ाने से पहले तुम्हें सारा समझाऊंगा अपने एग्जांपल्स के थ्रू, फिर पढ़ाऊंगा तुम्हें। ये सब तो किताबों में लिखी हुई लैंग्वेज है जो हमें बाद में याद ही करनी होती है, बट पहले समझे तो लर्न करना आसान होता है। देखो यूटिलिटी आप समझ गए कि सर यूटिलिटी इज द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। ये बच्चों तीन तरीके की यूटिलिटी होती है। सबसे पहला होता है टोटल यूटिलिटी, इसके बाद होता है बच्चों एवरेज यूटिलिटी, और लास्ट होता है मार्जिनल यूटिलिटी। सर क्या होता है ये टोटल यूटिलिटी, क्या होता है ये एवरेज यूटिलिटी, क्या होता है ये मार्जिनल यूटिलिटी? तो लेट्स टॉक अबाउट टोटल यूटिलिटी फर्स्ट। टोटल यूटिलिटी का मतलब होता है बेटा कि हमें टोटल कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। ठीक है, अब देखो यूटिलिटी को वैसे मेजर नहीं कर सकते, लेकिन इसको मेजर करने के लिए कुछ इमेजिनरी यूनिट्स बनाई गई हैं। ये इमेजिनरी है, टोटली इमेजिनरी। जैसे खाने को हम केजी की टर्म्स में मेजर कर सकते हैं कि इतने किलो चावल लाया, इतने किलो दाल लाया। पानी को, दूध, दही को, दूध को, बेसिकली लिक्विड्स को लीटर की टर्म्स में हम लोग मेजर कर लेते हैं। तो हर चीज का एक यूनिट होता है ना, तो सेटिस्फैक्शन के लिए एक इमेजिनरी यूनिट बनाया गया यूटिल्स। तो मैंने बोला सपोज मैंने एक रोटी खाई, तो एक रोटी खाने से मुझे 20 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिला। फिर मैंने एक रोटी और खा ली, अब 2 हो गई तो और अच्छा लगेगा और पेट भरा लगेगा, तो मेरा सेटिस्फैक्शन हो गया लेट्स सपोज 30 यूटिल्स। टोटल अब 30 हो गया, 20 तो एक से आ ही रहा था, एक और खाई तो बढ़ गया, तो टोटल कितना हो गया 30। फिर 3 मैंने कंज्यूम कर ली, तो अब हो गया मेरा लेट्स सपोज 36। ठीक है, तो देखो जैसे जैसे मैं कंजम्पशन बढ़ा रहा हूं, राइट, जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ा रहा हूं, तो सेटिस्फैक्शन टोटल जो है, टोटल सेटिस्फैक्शन पहले 20, फिर 30, फिर 36, है ना। टोटल सेटिस्फैक्शन जो है वो हमारा यहां पे हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब सर एवरेज अगर निकालना हो, एवरेज बोलते हैं बच्चों पर यूनिट को। पर यूनिट का क्या मतलब होता है सर? जैसे एवरेज यूटिलिटी का फॉर्मूला होता है टोटल यूटिलिटी अपॉन क्वांटिटी। जैसे पहला तो 20 और क्वांटिटी 1, तो 20 ही आएगा क्योंकि एक ही यूनिट था। अब 2 यूनिट से 30, तो 1 से कितना, तो हम लिखेंगे टोटल 30, क्वांटिटी 2, 1 से 15 हो गया, देखो है ना। 3 यूनिट से 36, तो 1 से कितना, 1 से 12। तो ये हम पर यूनिट निकालते हैं। एवरेज का मतलब होता है पर यूनिट, कि हर एक यूनिट से कितना आएगा। अगर 10 से 100 यूनिट का, तो 1 से कितना हम बोलेंगे 10 का, तो एवरेज निकालना है। मार्जिनल होता है बच्चों एडिशनल, कि अगर मैं एक कंजम्पशन और बढ़ा रहा हूं तो अब कितना एडिशनल आया। जैसे यहाँ पे 1 पे 20, पहले पे तो डैश हो जाएगा। ठीक है, या आप ये मान लो कि पहले तो 0 ही था, तो 0 से 20 एडिशनल 20 हो गया। अब देखो मैंने एक यूनिट बढ़ाया, तो एडिशनल कितना हुआ, 20 से 30 सर एडिशनल 10 हुआ। एक यूनिट और बढ़ाया तो एडिशनल कितना हुआ, 30 से 36 सर 6 हुआ। तो देखो जैसे जैसे मैं कंजम्पशन बढ़ा रहा हूं, उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन कम होता जा रहा है। डिमांड में पढ़ाया था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग, डिमिनिशिंग का मतलब कम होना, मार्जिनल यूटिलिटी वही था या नहीं था? देखो टोटल सेटिस्फैक्शन तो बढ़ेगा ही, ऑफ कोर्स जब आप कुछ ज्यादा कंज्यूम करोगे तो टोटल तो बढ़ के ही आएगा, लेकिन एडिशनल सेटिस्फैक्शन कम होता चला जाएगा। एक रोटी खाओ मजा आएगा, दूसरी खाओ कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम हो जाएगा, दूसरी में उतना मजा नहीं आएगा, टोटल तो ऑफ कोर्स बढ़ेगा। 3 खाओ थोड़ा और कम हो जाएगा, टोटल बढ़ेगा, लेकिन थोड़ा सा और जो स्पीड ऑफ सेटिस्फैक्शन है ना वो कम होती चली जाएगी। फिर इंसान कहता है आज के लिए बहुत है या अभी के लिए बहुत है ना। तो ये होते हैं बच्चों टोटल यूटिलिटी, टोटल कितना सेटिस्फैक्शन आ रहा है, एवरेज पर यूनिट कितना आ रहा है, मार्जिनल अगर मैं एक और कंज्यूम करूं तो कितना एडिशनल आएगा। ये होती है बच्चों। ठीक है, डन सर। टोटल क्या होगा सर? टोटल यूटिलिटी रेफर्स टू द टोटल सेटिस्फैक्शन ऑब्टेन्ड, कितना टोटल सेटिस्फैक्शन मुझे मिल रहा है फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ ऑल द यूनिट्स। इट मेजर्स टोटल सेटिस्फैक्शन ऑब्टेन्ड फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ ऑल द यूनिट्स। सही है जी। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, ये भी मैंने आपको बता दिया कि कितना आपको एडिशनल एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है जब आप एक यूनिट का कंजम्पशन बढ़ा देते हो। तो मार्जिनल यूटिलिटी इज द एडिशनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ वन मोर यूनिट। इट इज द यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम लास्ट यूनिट ऑफ द कमोडिटी परचेज। ठीक हो गया, ओके डन सर, समझ गए। अच्छा, MU को कैसे कैलकुलेट करते हैं? चेंज इन TU डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी। ये ट्राइंगल का मतलब होता है बच्चों चेंज। देखो मैं ये भी आपको दिखा देता हूं। MU का फॉर्मूला है डेल्टा TU डिवाइडेड बाय डेल्टा Q। ठीक है, अब देखो जैसे टोटल यूटिलिटी पहले पे 0 से 20 हुई, 0 से 20 हुई तो 20, और क्वांटिटी 0 से 1 तो ये 20 आ गया। यहाँ पे देखो 20 से 30 कितना चेंज आया, 10 का, और क्वांटिटी 1 से 2 कितना चेंज आया, 1 का, तो ये 10। यहाँ पे कितना 30 से 36 कितना चेंज आया, 6। यहाँ पे 2 से 3 कितना चेंज है, 1, तो MU 6। तो 20, 10, 6 हमारे पास MU आ गया। समझ गए? तो MU निकालने का तरीका या तो आप नीचे से ऊपर वाला माइनस करते जाओ, या फिर आप ऐसे चेंज में निकाल सकते हो। ठीक है सर, ये भी समझ गए, क्लियर हो गया। अच्छा सर, अच्छा एक चीज लिखी हुई है TU इज द समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। ये बस आपको स्टेटमेंट याद रखना है कि TU सम है मार्जिनल यूटिलिटी का। सर मतलब सम है मतलब देखो पहला 20, फिर 20 प्लस 10 कितना हो गया 30, फिर 30 प्लस 6 कितना हो गया 36। तो जितना भी एडिशनल मिलता जाएगा वो ऐड करते जाओ तो टोटल होता चला जाता है। तो हम TU का फॉर्मूला क्या बोल देते हैं, सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, तो देखो मैं आपको दोबारा बताता हूँ TU का सम कैसे, TU का फॉर्मूला हो गया सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, AU हो गया टोटल यूटिलिटी अपॉन क्वांटिटी, और MU हो गया चेंज इन टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। परफेक्ट सर। अब इसको समझने के लिए एक टेबल आपको बना के दे रहा है कि TU समझो, MU समझो। तो मार्जिनल यूटिलिटी तो आप जानते ही हो कि नीचे 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 गिरता चला जाता है, तो मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व नीचे की तरफ जाएगा। टोटल यूटिलिटी क्या होता है, पहले बढ़ता है,
20, 36, 46, 50, 50 फिर अपने हाईएस्ट पे जाता है बेटा और फिर नीचे की तरफ गिरने लग जाता है। तो पहले बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, हाईएस्ट पे जाएगा, फिर नीचे की तरफ। सर ये टेबल किस तरीके से हम लोग बना सकते हैं, ये टेबल क्या है? तो देखो हमने अज्यूम करा कि पहली यूनिट पे 20 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन आया, फिर थोड़ा कम होगा, अगले पे थोड़ा कम हो गया, फिर थोड़ा और कम हो गया, फिर थोड़ा और कम हो गया, फिर जीरो हो गया, मजा ही नहीं आ रहा, जीरो। और कंज्यूम करूंगा तो नेगेटिव हो जाएगा, है ना? तो आप इस तरीके से एक टेबल बना सकते हो। देन क्या करना, ऐड करते जाना। पहला सेम 20 + 16 36, 36 + 10 46, 46 + 4 50, 50 + 0 50, 50 - 6 44। तो ये एक नॉर्मल जनरल ट्रेंड है मार्जिनल यूटिलिटी का जो आप बना सकते हो। नीचे की तरफ चलना, फिर जीरो ले लेना, फिर नेगेटिव ले लेना, जरूरी नहीं है यही टेबल बनाना है, कोई भी टेबल आप बना सकते हो। तो टोटल यूटिलिटी पहले बढ़ेगा, फिर हाईएस्ट होगा 50, फिर नीचे चला जाएगा, और ये तो नीचे की तरफ जाएगा नेगेटिव तक। तो इनके कर्व्स कैसे होते हैं, टीयू तो आप यहां से देख सकते हो, ये टीयू है बच्चों, पहले धीरे 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 बढ़ता रहेगा, अपना हाईएस्ट होगा, फिर नीचे की तरफ आएगा। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे, तो एमयू बच्चों शुरू से ही नीचे 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 चला जाएगा। बस एक बात का ध्यान रखना, जहां पे टीयू हाईएस्ट होगा वहीं पे एमयू जीरो होगा, क्योंकि इसके बाद तो नेगेटिव जाओगे ना। तो ये बात बस आपको ध्यान रखनी है कि टीयू जहां पे मैक्सिमम होता है, एमयू वहां पे जीरो होता है, ठीक है? तो सर अगर इसका हमें रिलेशनशिप लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? तो हम बहुत सिंपल लिखेंगे, बहुत ही साधारण सा सिंपल सा रिलेशनशिप है। अगर आपको डिफाइन करना हो तो आप कैसे डिफाइन कर सकते हो? देखो, टीयू बढ़ता है कंजम्पशन के साथ साथ जब तक एमयू पॉजिटिव है। एमयू जब तक पॉजिटिव है बच्चों, टीयू बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा। जब टीयू अपने मैक्सिमम पे पहुंचेगा, एमयू जीरो हो जाएगा। टीयू अपने मैक्सिमम पे पहुंचता है, एमयू जीरो हो जाता है। इसको बोलते हैं बच्चों, ये एग्जाम में भी आता है कई बार, पॉइंट ऑफ सैटिटी। इसको क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ सैटिटी। इसके बाद टीयू बढ़ता नहीं है, टीयू कर्व स्टॉप्स राइजिंग एट दिस स्टेज, इसके बाद नहीं बढ़ेगा। उसके बाद अगर इसके बाद भी आप कंजम्पशन बढ़ाओगे पॉइंट ऑफ सैटिटी से, तो टीयू गिरने लगेगा और एमयू नेगेटिव हो जाएगा। तो क्या ध्यान रखना है, जब तक एमयू पॉजिटिव है टीयू बढ़ता रहेगा, जब एमयू जीरो होगा टीयू अपने मैक्सिमम पे होगा, इसके बाद भी अगर कंजम्पशन बढ़ाओगे तो एमयू नेगेटिव चला जाएगा और टीयू फॉल होने लगेगा। 3 पॉइंट्स आपको इनकी रिलेशनशिप में लिख देने, ठीक है? सिंपल, परफेक्ट हो गया। अब देखो इसका नाम क्या है। अब आप मार्जिनल यूटिलिटी जान गए हो, पिछली क्लास में मैंने आपको मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में बताया था कि जैसे जैसे हम लोग एडिशनल यूनिट्स कंज्यूम करते हैं तो कितना उससे सेटिस्फैक्शन मिलता है, उसको हम मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। ये लॉ बता रहा है डिमिनिशिंग। डिमिनिशिंग का मतलब कम होना। किसका कम होना? मार्जिनल यूटिलिटी का। लास्ट क्लास में हमने देखा था जैसे जैसे हम कंजम्पशन बढ़ा रहे थे, मार्जिनल यूटिलिटी कम होता जा रहा था, सामने वाली यूनिट से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन कम होता जा रहा था। लॉ यही बोलता है। लॉ बोलता है कि जैसे जैसे हम कंज्यूम करते हैं ज्यादा और ज्यादा यूनिट्स किसी भी कमोडिटी की, आप कोई भी चीज ले लो, आप खाना खा रहे हो, आप पानी पी रहे हो, आप कुछ मीठा पी रहे हो, कुछ भी है, एनीथिंग, जैसे जैसे आप कंजम्पशन बढ़ाते चले जाओगे, खाना खाया खाना खाया खाना खाया, गुलाब जामुन खाया खाया खाया, रसगुल्ला खाया खाया खाया, जो भी आपका फेवरेट स्वीट है, एक टाइम के बाद आपको लगने लगेगा कि नहीं यार बस अब और मजा नहीं, बस यार बस यार बस, सेटिस्फैक्शन कम 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 कम। द यूटिलिटी डेराइव्ड फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट गोज ऑन डिक्रीजिंग, गिरता चला जाता है। हर चीज जब आपके पास उसकी क्वांटिटी बढ़ती 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 चली जाएगी, उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन गिरता 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 चला जाएगा, ठीक है? तो देखो क्या लिखा हुआ है, सपोज योर फादर हैज जस्ट कम फ्रॉम वर्क एंड यू ऑफर हिम अ ग्लास ऑफ जूस। आपने एक जूस दिया अपने पापा को, फर्स्ट ग्लास विल गिव हिम ग्रेट सेटिस्फैक्शन, मजा आ जाएगा। आपने बोला अरे पापा नहीं एक ग्लास और पियो, द सेकंड ग्लास ऑफ जूस विल बी रिलेटिवली लेसर, उनको लगेगा यार ठीक है अब इतना मजा नहीं आया, पहले में जो मजा आया था इसमें नहीं है। फिर आप फर्दर बोलोगे कि नहीं एक ग्लास और पी लो, तो पापा कहेंगे बेटे बस रुक जा सबर कर, व्हेन ही वुड नॉट नीड एनी मोर ग्लास ऑफ जूस। तो व्हेन द मार्जिनल यूटिलिटी ड्रॉप्स टू जीरो, एमयू जीरो हो जाता है, तो फिर हम कुछ भी नहीं करेंगे, हम लोग उसके बाद कोशिश ही नहीं करेंगे कंजम्पशन की, कि एमयू जीरो हो चुका है, लेकिन फिर भी आप जबरदस्ती उनको जूस पिलाओ तो बोलेंगे भाई मैं आज के बाद जीवन में जूस नहीं पीऊंगा, डिस यूटिलिटी हो जाएगी, नेगेटिव यूटिलिटी हो जाएगी। तो ये हमारा लॉ ऑफ डीएमयू होता है। अब लॉ ऑफ डीएमयू को समझने के लिए कुछ चीजें हमें एज्यूम करके चलनी पड़ती हैं बेटा, तभी लॉ ऑफ डीएमयू काम करता है। कुछ छोटे छोटे से assumptions हैं जो आपको पता होने चाहिए। सबसे पहला कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। यहां पे हम सबसे पहले यही एज्यूम करके चल रहे हैं कि यूटिलिटी को मेजर किया जा सकता है। कार्डिनल का मतलब होता है बच्चों मेजर किया जा सकता है, तो ये एक assumption ही तो है। जूस पी के मुझे कितना सेटिस्फैक्शन मिला एक्चुअल में मैं मेजर नहीं कर सकता, मुझे सच में नहीं पता कि कितना मजा आया। हाँ ठीक है मैं फील जरूर कर सकता हूं, बट मैं कैसे मेजर करूं, उसका कोई यूनिट नहीं है, कोई केजी लीटर मीटर सेंटीमीटर नहीं है, तो हमें एज्यूम करना पड़ेगा। तो लॉ को समझने के लिए हम एज्यूम कर रहे हैं कि यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड, ठीक है? दूसरा हम लोग एज्यूम करके चल रहे हैं कि हम यूटिलिटी को मनी की टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। क्या मैं ऐसा मान लूं कि भाई जूस का ग्लास 50 रुपए का था, तो 50 रुपए का सेटिस्फैक्शन तो आया ही होगा। अब भाई जूस का ग्लास तो अगला भी 50 का था, लेकिन उससे तो इतना मजा नहीं आया। तो हम लोग ये एज्यूम कर रहे हैं कि हम यूटिलिटी को अगर किसी यूनिट में नहीं तो मनी की टर्म्स में मेजर करने की कोशिश करेंगे। तो पहला assumption क्या है कि यूटिलिटी मेजर हो सकता है, दूसरा assumption क्या है मनी की टर्म्स में मेजर हो सकता है, तीसरा assumption क्या है कि हम जो जूस का कंजम्पशन कर रहे हैं वो रीजनेबल क्वांटिटी में कर रहे हैं। अब सर जूस का रीजनेबल क्वांटिटी में कंजम्पशन क्या होगा? देखो एक जूस का रीजनेबल क्वांटिटी एक ग्लास होता है। अब आप पापा को बोलो पापा लो एक चम्मच जूस पियो, फिर एक चम्मच और, फिर एक चम्मच और, पापा कहेंगे बेटे लाता रहे 500-600 चम्मच लिया, सेटिस्फैक्शन कुछ भी नहीं होगा, बढ़ता ही रहेगा बढ़ता ही रहेगा बढ़ता ही रहेगा। तो रीजनेबल क्वांटिटी नहीं है ना। और तुम चलो पापा लो एक बाल्टी जूस पियो, पियो जूस, जूस से नहा लो, गड़बड़ हो जाएगी फिर उससे भी, तो वो भी नहीं चलेगा। तो हमें क्या चाहिए? रीजनेबल क्वांटिटी होना चाहिए, ठीक है? उसके बाद कॉन्टिन्यूअस कंजम्पशन। ऐसा नहीं है कि पापा को एक ग्लास जूस आज, एक कल, एक परसों, चलता रहेगा वो, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, हम कभी बोर ही नहीं होंगे, सेटिस्फैक्शन नीचे नहीं जाएगा। तो कंजम्पशन कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। कॉन्टिन्यूअस का मतलब एक के बाद एक। उसके बाद नो चेंज इन क्वालिटी, क्वालिटी में चेंज नहीं होना चाहिए। पहला जूस का ग्लास आपने बेकार क्वालिटी का दिया, दूसरा जूस का ग्लास आपने शानदार क्वालिटी का दिया, तो दूसरे में कंजम्पशन में मजा ज्यादा आ जाएगा, फिर तो लॉ फेल हो जाएगा। लॉ तो बोलता है कंजम्पशन बढ़ाओगे तो सेटिस्फैक्शन गिरेगा, लेकिन लॉ कब काम करेगा? जब क्वालिटी सेम है, कॉन्टिन्यूअस कंजम्पशन है, रीजनेबल क्वांटिटी है, मनी की टर्म्स में मेजर कर सकते हो और मेजर कर सकते हो। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो 5 assumptions का, फिर आगे चलते हैं, ठीक है जी?
सर और कौन कौन से assumptions हैं? सबसे पहला रेशनल कंज्यूमर। रेशनल कंज्यूमर का मतलब समझते हो? रेशनल कंज्यूमर का मतलब है कि एक कंज्यूमर काफी अच्छा अपनी होश में है, एक कंज्यूमर अच्छी डिसीजन मेकिंग ले सकता है, उसको किसी भी तरीके की कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई मेंटल प्रॉब्लम नहीं है, वो बिल्कुल होश में सही है, हेल्दी है, तो ही वो सही डिसीजन मेकिंग ले पाएगा। अब फॉर एग्जांपल एक अल्कोहलिक इंसान है, उसको तुम शराब पिलाते रहो, वो पीता रहेगा, अरे बहुत मजा आ रहा है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, गॉड लिया, लॉ ऑफ डीएमयू काम ही नहीं करेगा भाई। क्यों नहीं काम करेगा? क्योंकि वो रेशनल नहीं है। तो कंज्यूमर कैसा चाहिए? रेशनल चाहिए इसको समझने के लिए। इंडिपेंडेंट यूटिलिटीज का मतलब है हम ये मान के चल रहे हैं कि हर एक यूनिट का अपना यूटिलिटी होगा और वो ऊपर नीचे हो सकता है। भाई सीधी सी बात है कि जूस तो पहला ग्लास भी 50 का है, दूसरा भी 50 का है, बट उन दोनों से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन अलग अलग है ना। तो हम ये मान के चलेंगे कि जितनी भी कमोडिटीज आप कंज्यूम कर रहे हो वो इंडिपेंडेंट है, एक कमोडिटी का दूसरी कमोडिटी से कोई भी रिलेशन नहीं है। तीसरा हम ये मान के चल रहे हैं कि MU ऑफ मनी इज कांस्टेंट। MU ऑफ मनी इज कांस्टेंट का क्या मतलब है कि भैया जो पैसा है उसका सेटिस्फैक्शन भी कांस्टेंट है। देखो नॉर्मली क्या होता है, सपोज आपके पास 100 रुपए, आपने 10 रुपए खर्च कर लिए तो 90 रहेगा, 90 आपको थोड़े ज्यादा वैल्यूएबल लगेंगे। अब 20 और खर्च कर लिए 70 रहेगा, आपको लगा यार 70 की बहुत वैल्यू है। आपने 30 और खर्च कर लिए 40 रहेगा, आपको लगा यार आखिरी 40 बचे हैं तो मेरे बहुत डियर है। तो जैसे जैसे पैसा कम होता चला जाता है ना एक इंसान के पास, उसकी वैल्यू पैसे के लिए बढ़ती चली जाती है। तो फिलहाल हम यहाँ पे क्या अज्यूम कर रहे हैं कि जो मनी की MU है या जो मनी की अहमियत है वो क्या है? सेम है, चेंज नहीं हो रही है। फिक्स इनकम एंड प्राइसेस, इंसान की इनकम फिक्स रहनी चाहिए, प्राइसेस फिक्स रहने चाहिए, तभी लॉ ऑफ डीएमयू काम करेगा। और एक कंज्यूमर को परफेक्ट नॉलेज है कमोडिटी के बारे में, सेटिस्फैक्शन के बारे में और अच्छी डिसीजन मेकिंग कर सकता है, तो ही वो काम करेगा। तो इस लॉ में 10 assumptions हैं, आप कोई भी 5 से 6 assumptions अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद कर सकते हो, एग्जाम में लिख के आ सकते हो। 10 के 10 आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद क्या आता है बच्चों? इस लॉ का डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। डायग्रामेटिक में अगर आप ध्यान से देखो बेटा तो आइसक्रीम्स जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ा रहे हो, पहली आइसक्रीम से 20 का सेटिस्फैक्शन आया था, दूसरी से कम हो गया, तीसरी से और कम हो गया, चौथी से और कम हो गया, पांचवा जीरो हो गया। जीरो को क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन। इसमें टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो जाता है। देखो यहाँ पे टोटल मैक्सिमम हो गया कि बस भैया इससे ज्यादा नहीं। सर टोटल कैसे बढ़ रहा है? देखो बच्चों टोटल तो बढ़ेगा ही ना, क्योंकि सेटिस्फैक्शन तो आएगा ही ना। भाई अगर पहले मैच में विराट कोहली ने 50 रन मारे, दूसरे में 20 मारे, तो टोटल तो 70 ही हो गया, लेकिन उसका एडिशनल तो 20 ही हुआ ना। पहले में 50, दूसरे में 70, तो एडिशनल तो 20 हुआ ना। तो एडिशनल कम होता है, टोटल बढ़ता चला जाता है। ठीक हो गया, परफेक्ट है। तो इसका जब आप डायग्राम बनाओगे तो बस आप MU का कर्व बनाओगे। इधर आपने यूनिट्स ले ली 1 2 3 4 5 6, इधर आपने MU ले लिया। तो फर्स्ट पे MU 20 है, तो 1 पे यहाँ पे 20 प्लॉट करा, फिर 2 पे यहाँ पे 16 प्लॉट करा, फिर 3 पे ऐसे प्लॉट करा, और जितने भी पॉइंट्स आए आप उनको मिला देना, सीधा सीधा MU का कर्व बन जाएगा, मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व बन जाएगा। तो लॉ ऑफ डीएमयू में सबसे पहले मीनिंग लिखेंगे कि जैसे जैसे हम कंजम्पशन बढ़ाते हैं मिलने वाला सेटिस्फैक्शन कम 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 होता चला जाता है, और जब वो इतना कम हो जाता है कि जीरो ही हो जाए तो उसके बाद हम कंजम्पशन नहीं बढ़ाएंगे। फिर भी बढ़ा दिया तो नेगेटिव हो जाएगा, डिसयूटिलिटी हो जाएगा। समझ गए? तो ये हमारे पास लॉ ऑफ डीएमयू का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन हो गया। अब आ रहा है बच्चों हमारे पास एक्चुअल टॉपिक, जो चैप्टर का नाम भी है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। सर कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होगा? तो देखो यार, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का मतलब है कि कंज्यूमर को कहां पे वो सिचुएशन वो फील करेगा जिसको वो बदलना नहीं चाहेगा। कंज्यूमर का मतलब एक इंसान जो कंज्यूम करता है, इक्विलिब्रियम का मतलब एक ऐसी सिचुएशन जिसको हम चेंज नहीं करना चाहते। तो व्हाट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम? इट रेफर्स टू अ सिचुएशन When consumer is having maximum satisfaction, एक कंज्यूमर कौन सी सिचुएशन नहीं चेंज करना चाहेगा? जब उसको जबरदस्त सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन विद हिज लिमिटेड इनकम, अपनी लिमिटेड इनकम के साथ उसको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है और वो बदलना नहीं चाहता। ही डू नॉट वांट टू चेंज हिज एक्जिस्टिंग वे ऑफ एक्सपेंडिचर, अपना खर्चा करने का तरीका वो बदलना नहीं चाहता। इसी को हम कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो देखो क्या लिखा है, इट रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन अ कंज्यूमर इज हैविंग मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। बच्चों कंज्यूमर के लिए इक्विलिब्रियम ना हमेशा मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन होगा। मेरे चैनल पे आके बच्चे बहुत खुश होते हैं, मैं देखता हूं इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स में, बहुत ब्लेस्ड फील करता हूं। बच्चे क्यों इतना खुश होते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि यार ये इंसान बहुत सिंपल लैंग्वेज में बहुत अच्छे एग्जांपल्स के साथ हमारी हेल्प कर देता है विद ऑल द कॉन्सेप्ट्स, तो उनको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि चलो मेरा जो कंज्यूमर है, मेरा जो स्टूडेंट है वो इक्विलिब्रियम पे है। मैं भी कोशिश करता हूं कि मैं हर बार नए नए एग्जांपल्स, लेटेस्ट चीजें, अच्छी पीपीटीज, अच्छी लैंग्वेज में बच्चों को पढ़ाऊं कि पिछले साल अगर कोई कमी रह गई थी, कहीं पे बच्चे के मार्क्स अगर बच्चे को कम समझ में आया तो मैं उसको और बेहतर करूं। तो कंज्यूमर के लिए इक्विलिब्रियम हमेशा कहां पे होगा? जहां उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो इतने बच्चों को सेटिस्फैक्शन मिलता है तो वो सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, तो मजा आता है यार, है ना। देखो क्या लिखा है, विद हिज लिमिटेड इनकम एंड हैज नो टेंडेंसी, हम उस सिचुएशन को बदलना नहीं चाहते। चलो अब इसके बाद, इसमें तो कुछ है नहीं। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को समझने के लिए बेटा बेसिकली हम ये मान के चलेंगे कि दो अप्रोचेस हैं। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को समझने के लिए दो अप्रोचेस हैं, तो हम लिखेंगे अप्रोचेस ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। सर वो दो अप्रोच कौन कौन सी हैं? बेटा एक तो है सिंगल कमोडिटी अप्रोच, हम यहां से समझने की कोशिश करेंगे, और एक है टू कमोडिटी अप्रोच। सर सिंगल कमोडिटी और टू कमोडिटी क्या है? देखो सिंगल कमोडिटी का मतलब है हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे कि अगर एक कंज्यूमर एक ही कमोडिटी को कंज्यूम कर रहा है तो उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कैसे मिलेगा। टू कमोडिटी में हम ये मान के चलेंगे कि एक कंज्यूमर दो कमोडिटीज को कंज्यूम कर रहा है तो उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कैसे मिलेगा। तो दोनों से ही समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अगर हम सिंगल कमोडिटी की बात करें बेटा, तो हमें दो चीजों को कंपेयर करना है, प्राइस कितना है उस कमोडिटी का और उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन कितना है, मार्जिनल यूटिलिटी कितना है। तो देखो जब हम सिंगल कमोडिटी की बात करते हैं तो बहुत क्लियरली मेंशन्ड है, द नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी कंज्यूम्ड ऑफ द गिवन कमोडिटी बाय अ कंज्यूमर डिपेंड्स ऑन प्राइस और उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन। एक रेशनल कंज्यूमर हमेशा इतनी यूनिट्स खरीदना चाहेगा जो उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करें।
ठीक है या नहीं है? तो देखो हम लोग मानते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी यूटिल्स की टर्म्स में एक्सप्रेस होता है और जो प्राइस है वो मनी की टर्म्स में एक्सप्रेस होता है। तो मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस इफेक्टिवली कंपेयर तभी हो पाएंगे जब दोनों सेम यूनिट्स में आ जाए, है ना भाई। जो एमयू है, जो मार्जिनल यूटिलिटी है, वो यूटिल्स में एक्सप्रेस होगा और जो प्राइस है वो मनी की टर्म्स में एक्सप्रेस होगा। तो हमें क्या करना है, हमें दोनों को सेम यूनिट्स में ले आना है ना। तो हम क्या करेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी इन यूटिल्स डिवाइड बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 1 रुपी। इससे हमें ये पता चल जाएगा कि भैया कितनी यूनिट ऑफ सेटिस्फैक्शन आ रहा है कितने पैसे देके, है ना। तो आपको ये भी बस समझने के लिए ही है और कुछ नहीं है। आपको जो एग्जाम में मेन लिख के आना है वो ये लिख के आना है कि सर सिंगल कमोडिटी में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे कब होगा। तो आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड लिख के आओगे। सबसे पहले कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन के बाद आप बोलोगे कि सर ऐसा है, जो मार्जिनल यूटिलिटी है उसको हम कंपेयर करेंगे प्राइस से, क्योंकि एक कंज्यूमर हमेशा प्राइस को सेटिस्फैक्शन से कंपेयर करता है। आप कोई भी सामान लेने के लिए जाते हो तो आप देखते हो मुझे इससे कितना सेटिस्फैक्शन मिलेगा और इसके पैसे कितने हैं। कभी कभी हमें चीजें महंगी लगती हैं, महंगी लगने का मतलब ये है हमें ऐसा लग रहा है कि ये वर्थ नहीं है जितने पैसे ये मांग रहा है। कभी कभी हमें चीजें सस्ती लगती हैं, सस्ती लगने का मतलब हमें लगता है यार बहुत सही पैसे पे मिल रहा है। और कभी कभी हमें लगता है पैसा वसूल चीज है, 100 की है, बढ़िया है, 100 रुपए की चीज है। तो एक कंज्यूमर हमेशा इक्विलिब्रियम पे जाने के लिए प्राइस को कंपेयर करता है किससे, सेटिस्फैक्शन से। तो एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे कब होगा, हम बोलेंगे सर अ कंज्यूमर विल बी एट इक्विलिब्रियम when price for x is equal to marginal utility of x। x क्या है, कमोडिटी है, कोई भी कमोडिटी हो सकती है। तो आप हमेशा इक्विलिब्रियम देखने के लिए बोलोगे a consumer consuming a single commodity will be at equilibrium when the price of the commodity is equal to the marginal utility given by the commodity। समझ गए सर। अगर ऐसा हो कि प्राइस ज्यादा है और मार्जिनल यूटिलिटी कम है फिर क्या होगा, और अगर ऐसा हो कि प्राइस कम है और मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा है फिर क्या होगा। तो देखो ये कंडीशंस भी एग्जाम में आ सकती हैं। तो आपको क्या बोलना है, यहां पे आप बोलोगे कि आपको प्राइस लग रहा है ज्यादा। जब भी आपको प्राइस ज्यादा लगता है तो आपको लगता है कि सामान महंगा है। महंगा है तो एक इंसान कंजम्पशन को कम कर देता है, कंजम्पशन को कम कर देता है। जब भी आपको कोई भी चीज महंगी लगेगी तो कंजम्पशन को कम करते चले जाओगे। कंजम्पशन कम होने से क्या होगा, लॉ ऑफ डीएमयू क्या बोलता है, जब भी किसी चीज का कंजम्पशन कम है, आप कोई चीज कम देखते हो, आप कोई चीज कम लेते हो, तो आपको उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन बढ़ता चला जाता है। जो चीज आपको डेली डेली मिलती है ना उसकी वैल्यू कम होती है, जो चीज कभी कभी मिलती है उसकी वैल्यू हमेशा ज्यादा होती है। तो क्योंकि हमें प्राइस ज्यादा लग रहा था तो हम क्या करेंगे, कंजम्पशन कम कर देंगे। कंजम्पशन कम करेंगे तो इससे मिलने वाला जो सेटिस्फैक्शन है वो बढ़ने लगेगा। देखो एमयू कम था ना, अब एमयू ज्यादा होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। और हम कब तक इसको कम रखेंगे, जब तक ये बराबर नहीं आ जाता। क्योंकि अल्टीमेटली कंज्यूमर इसी सिचुएशन को ढूंढ रहा है। अल्टीमेटली कंज्यूमर एक ऐसे सिचुएशन पे जाना चाहता है जहां पे उसको लगे पैसा वसूल है, समझे। और अगर उल्टा हो सर, प्राइस बहुत कम हो और सेटिस्फैक्शन ज्यादा मिल रहा हो, सर अगर प्राइस कम हो और सेटिस्फैक्शन ज्यादा मिल रहा हो, तो आप सोचो आपको सस्ती लग रही है कोई चीज, मजा बहुत ज्यादा आ रहा है, तो आप क्या करोगे, कंजम्पशन को बढ़ा दोगे। आप इसके कंजम्पशन को बढ़ा दोगे, आप ज्यादा 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 कंजम्पशन रखोगे। प्राइस कम है, सेटिस्फैक्शन बहुत मिल रहा है, तो आप बोलोगे अरे मजा आ रहा है भाई, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ाते चले जाओगे, जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ाते चले जाओगे, तो आपको मिलने वाला सेटिस्फैक्शन कम होता चला जाएगा। मैगी रोज 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 खाओ, सुबह शाम खाओ, 8-10 दिन के बाद बोलोगे नहीं भाई बहुत हो गई मैगी, कुछ और लेके आओ भाई, आप पास्ता ले आओ, कुछ और ले आओ। तो कभी भी आपको लगता है ना कि आप कोई चीज आपके लिए अच्छी नहीं है, स्टिल आप उसको डेली बेसिस पे कंज्यूम कर रहे हो, उसका कंजम्पशन बहुत ज्यादा बढ़ा दो, एक्सट्रीम बढ़ा दो, आपको लगेगा कि भाई बस बहुत हो गया, अब ज्यादा नहीं। तो जब बहुत ज्यादा किसी चीज का सेटिस्फैक्शन होता है तो इंसान कंजम्पशन इतना ज्यादा बढ़ा देता है, सेटिस्फैक्शन कम होने लगता है। तो वो अल्टीमेटली सेटिस्फैक्शन कम होगा तो धीरे 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 कम होता चला जाएगा और वो कहां पे आने की कोशिश करेगा, इक्विलिब्रियम पे, जो उसको लगे उसके लिए बेस्ट है। तो ध्यान रखेंगे बेटा, कंज्यूमर घूम फिर के आएगा यहीं पे। बस आपको ये पता होना चाहिए कि ये है तो कैसे बिहेव करेगा और अगर ये है तो कैसे बिहेव करेगा। ये आपको एग्जाम में लिख के आना है, ठीक है। लो जी, जल्दी से फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे कब होगा, जब MUX इज इक्वल टू PX होगा। अगर MUX ग्रेटर देन PX होगा तो क्या, MUX लेस देन PX होगा तो क्या। मैंने सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से लिखवाई हैं, ठीक है जी, डन हो गया। सिंगल कमोडिटी में बच्चों ये चलता है। अब आ जाते हैं हम लोग एक बार फटाफट से इसकी टेबल पे। टेबल पे देखो ये प्राइस है 10 10 10 10 10, ये MU है। MU हम लोग देख के चल रहे हैं कि हमारे पास यूटिल्स में आ रहा है, सही है। MUX 1 है 1 रुपए का, तो हमने 1 से डिवाइड करा तो हमारे पास MUX निकल आया। ओके, अब आपको देखना है MUX और PX कहां पे बराबर आ रहा है। तो MUX और PX बच्चों कहां पे बराबर है, बहुत ध्यान से देखेंगे। MUX और PX यहां पे बराबर है, तो हम बोलेंगे कि भैया यहां पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे है, इसके ऊपर MUX इज ग्रेटर देन PX है, इसके नीचे MUX इज लेस देन PX है। देखो अगर MUX ज्यादा था यानी सेटिस्फैक्शन ज्यादा मिल रहा था तो कंज्यूमर कंजम्पशन बढ़ाता गया। कंजम्पशन 1 के बाद 2 के बाद 3, यहां के रुक गया। क्यों रुक गया, क्योंकि मिलने वाला सेटिस्फैक्शन कम कम कम, यहां पे आके रुक गया क्योंकि इसको लगा प्राइस के मुकाबले बढ़िया है, ठीक है या नहीं है। और अगर कम हो रहा था, प्राइस ज्यादा लग रहा था, तो कंजम्पशन कम करता जाएगा, ऊपर की तरफ चलेगा 6 5 4, फिर आके रुकेगा यहीं पे। तो हमेशा होना यही है कि आएगा इक्विलिब्रियम पे ही। बस आपको ये ध्यान रखना है कि कब कंजम्पशन बढ़ाना है और कब कंजम्पशन कम करना है। ओके, अब पढ़ेंगे बेटा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ 2 कमोडिटीज। 2 कमोडिटीज को ही हम लोग इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी भी बोलते हैं। इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी आनी चाहिए दोनों से, इसको भी समझाता हूं। तो इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी याद रखना, 2 कमोडिटी अप्रोच में इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी हम ये बोलते हैं कि जब 2 कमोडिटीज का कंजम्पशन हो रहा हो, और 2 कमोडिटीज का जब कंजम्पशन होगा तो सर अगर मैं पैसा खर्च करूंगा 2 चीजों पे, 2 कमोडिटी,
तो मैं क्या बोलूंगा भाई, देखो ऐसा है, एक कमोडिटी x है और एक कमोडिटी y है ना। तो मैं सबसे पहले बोलूंगा सेटिस्फैक्शन ऑफ x डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ x, दोनों को फिर से सेम यूनिट में लिया। ऐसे ही सेटिस्फैक्शन ऑफ y डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ y, दोनों को फिर से सेम यूनिट में लिया। तो दोनों में मिलने वाला सेटिस्फैक्शन जब इक्वल होगा, जब दोनों से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन इक्वल होगा, तभी एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे आएगा। अगर आप एक एप्पल कंज्यूम कर रहे हो और एक पपाया कंज्यूम कर रहे हो, तो आपको एप्पल और पपाया दोनों में इक्वल सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। अगर जब आप पैसे दोनों पे खर्च कर रहे हो, तो आप दोनों से सेटिस्फैक्शन चाहते हो भाई। आप कभी भी वो चीज पे पैसा नहीं खर्च करोगे जिसपे आपको सेटिस्फैक्शन नहीं है, आप खर्चा हमेशा सिर्फ उसी चीज पे करोगे जिसपे आपको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। तो अगर मैं दो कमोडिटीज पे पैसा स्पेंड कर रहा हूं, तो आई वांट इक्वल सेटिस्फैक्शन फ्रॉम बोथ द कमोडिटीज, एज सिंपल एज दैट। अब अगर सर एक कमोडिटी में ज्यादा सेटिस्फैक्शन है, दूसरी में कम है, तो क्या होगा? इसमें ज्यादा सेटिस्फैक्शन है, इसमें कम सेटिस्फैक्शन है। अब क्या होगा? देखो, अगर मुझे इसमें ज्यादा सेटिस्फैक्शन है एक्स कमोडिटी में, तो मैं एक्स का कंजम्पशन बढ़ाऊंगा, क्योंकि सर सेटिस्फैक्शन तो मुझे इसमें आ रहा है। सेटिस्फैक्शन मुझे जिस कमोडिटी में आएगा, मुझे उसका कंजम्पशन इंक्रीज करना है, ह्यूमन नेचर है। सेटिस्फैक्शन एक्स में है तो एक्स का कंजम्पशन बढ़ जाएगा। अब पैसे तो लिमिटेड है, एक्स का कंजम्पशन बढ़ेगा तो वाई का कंजम्पशन कम हो जाएगा, वाई का कंजम्पशन कम हो जाएगा। अब लॉ ऑफ डीएमयू क्या बोलता है? इसका कंजम्पशन बढ़ा तो इससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन कम होता चला जाएगा, इसका कंजम्पशन कम हुआ तो इससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन बढ़ता चला जाएगा, और अल्टीमेटली कंज्यूमर कहां के रुकेगा? फिर से इक्विलिब्रियम पे, जब ये बराबर हो जाएंगे। और यही सिचुएशन अगर रिवर्स हो जाए, अगर MUX अपॉन PX कम हो जाए MUY अपॉन PY से, अब क्या हो रहा है? इस केस में आपका सेटिस्फैक्शन Y में ज्यादा है, तो ऐसा लग रहा है कि Y एक बेटर कमोडिटी है, X इतनी बढ़िया कमोडिटी नहीं है। तो अब क्या करोगे? Y का कंजम्पशन बढ़ाओगे। ये तो एक नॉर्मल कंज्यूमर है, उसको इधर सेटिस्फैक्शन है तो इसका कंजम्पशन बढ़ाएगा, बोलेगा यार ये फ्रूट बढ़िया, इसको खाने में ज्यादा मजा आता है तो इसको ज्यादा खाओ, इसको कम, है ना। X का कंजम्पशन कम हो जाएगा। अब कंजम्पशन कम हुआ तो DMU लगेगा, सेटिस्फैक्शन बढ़ने लगेगा, इसमें सेटिस्फैक्शन कम होने लगेगा। तो हम अल्टीमेटली ये कहां पे जाएगा घूम फिर के? फिर से जाना इसने इक्विलिब्रियम पे ही है। तो अल्टीमेटली आना इक्विलिब्रियम पे ही है। पहले वाले केस में हम बस प्राइस और सेटिस्फैक्शन को कंपेयर करते हैं, इसमें दो कमोडिटीज है तो हम दोनों का आपसी सेटिस्फैक्शन को कंपेयर कर लेते हैं, क्योंकि आना चाहिए इक्वल सेटिस्फैक्शन। ठीक है, जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। डन सर। अब देखो, अब सबसे पहले कंज्यूमर जब सिंगल कमोडिटी कंज्यूम कर रहा था तो MUX अपॉन PX मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी निकाल दी। सिमिलरली अगर एक और कमोडिटी Y है तो MUY अपॉन PY मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी निकाल दी। तो MUX अपॉन PX शुड बी इक्वल टू MUY अपॉन PY इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, है ना। तो हम लोग बेसिकली क्या कंपेयर करना चाहते हैं? हम कंपेयर करना चाहते हैं दोनों का आपसी सेटिस्फैक्शन। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे कब आएगा? जब उसको दोनों ही कमोडिटीज से बच्चों इक्वल सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। अगर अनइक्वल होगा तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, इसके भी आपसे केसेस पूछ सकता है, तो केसेस भी मैंने आपको बताया कि अगर MUX ग्रेटर देन PX होगा तो कंज्यूमर विल इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ X एंड रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ Y, उससे सेटिस्फैक्शन के चेंजेस आएंगे, लॉ ऑफ डीएमयू अप्लाई होगा, और ये तब तक चलता रहेगा जब तक इक्विलिब्रियम पे नहीं आ जाता। ऐसे ही इसमें, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपको एक बार पता होना चाहिए। तो गाइस आई होप आप लोगों को आज कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम और लॉ ऑफ डीएमयू बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में, आपको समझना है, एग्जाम में पक्का आएगा। तो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, सिंगल कमोडिटी अप्रोच, टू कमोडिटी अप्रोच, आपको दोनों अप्रोचेस आनी चाहिए, दोनों के मीनिंग, दोनों के दो केसेस। अब देखो बच्चों, आप लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा डिमांड में, लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता था? लॉ ऑफ डिमांड बोलता था कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगा, प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगा। यानी प्राइस में और डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप इस लॉ ने हमें बताया कि प्राइस और डिमांड में कैसा रिलेशनशिप चलता है? इनवर्स रिलेशनशिप चलता है। अब देखो बच्चों, ये तो हमने सीख लिया कि कैसा रिलेशनशिप चलता है, और ये भी हमने सीख लिया कि प्राइस के साथ डिमांड कैसे चेंज होती है, लेकिन कहीं भी ये नहीं बताया गया कि कितना चेंज होती है। तो यहां पे इलास्टिसिटी का मतलब ही क्या है? इलास्टिसिटी का मतलब ही होता है बच्चों चेंज। कौन सी चीज कितना इलास्टिक है, कौन सी चीज कितना चेंज हो पा रही है। जैसे हम घर पे ही बोलते हैं ना कि ये इलास्टिक है, रबर बैंड जितना मर्जी खींचोगे एकदम खिंच जाएगा, इसको खींचू तो मैं खींचेगा ही नहीं, जीरो, इसमें इलास्टिसिटी ही नहीं है। तो इलास्टिक कोई चीज कितनी है, इसका मतलब ये है कि कितना वो चेंज हो पा रहा है उसका शेप, है ना। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हम लोग मेनली ये सीखने वाले हैं कि कितना चेंज आता है डिमांड में विद रिस्पेक्ट टू प्राइस। ठीक है, अब देखो, जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ना बच्चों, इलास्टिसिटी हमारे पास तीन तरीके की हो सकती है। इलास्टिसिटी हमारे पास तीन तरीके की हो सकती है। एक होती है प्राइस इलास्टिसिटी, एक होती है इनकम इलास्टिसिटी, और एक होती है क्रॉस इलास्टिसिटी। ऐसे और भी बहुत सारी होती है, लेकिन मेनली हमारे सिलेबस में बस तीन ही है। तीन भी नहीं है, एक ही है, ये दो तो मैं आपको बस बता रहा हूं। तो देखो बच्चों, प्राइस इलास्टिसिटी का क्या मतलब होता है? प्राइस इलास्टिसिटी का मतलब होता है कि कितना चेंज आ रहा है क्वांटिटी डिमांडेड में ड्यू टू चेंज इन प्राइस। अगर क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हो रहा है, उसमें कितना चेंज आया ड्यू टू चेंज इन प्राइस, उसको बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम इलास्टिसिटी का क्या मतलब होता है? कितना डिमांड में चेंज आया ड्यू टू चेंज इन इनकम। अगर आपकी इनकम बदलती है तो भी डिमांड बदलते हो, तो कितना चेंज आया डिमांड में ड्यू टू चेंज इन इनकम, उसको बोलते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस इलास्टिसिटी का क्या मतलब होता है? क्रॉस इलास्टिसिटी का मतलब होता है बच्चों की आपकी डिमांड में कितना चेंज आया ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। रिलेटेड गुड कॉम्प्लीमेंट्री गुड भी हो सकता है, रिलेटेड गुड सब्स्टिट्यूट गुड भी हो सकता है। तो आपके सब्स्टिट्यूट या आपके कॉम्प्लीमेंट्री गुड के प्राइस में अगर चेंज आया तो उस वजह से आपकी डिमांड में कितना चेंज आया उसको बोलते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं टी बेचता हूं, आई एम सेलिंग टी, तो सबसे पहले मैं यह देखूंगा कि टी की डिमांड में कितना चेंज आया कॉफी का प्राइस अगर चेंज हो रहा है।
तो देखो मेरा सब्स्टिट्यूट है, सब्स्टिट्यूट के प्राइस में कितना चेंज हो रहा है उस वजह से मेरे डिमांड में क्या चेंज आया, इसको बोलते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी। अगर मैं देखूं कि लोगों की इनकम चेंज होने की वजह से टी की डिमांड में कितना चेंज आया, तो उसको बोलूंगा मैं इनकम इलास्टिसिटी। अगर मैं बोलूं कि मेरे चाय के प्राइस में चेंज होने की वजह से मेरे ही चाय की डिमांड में कितना चेंज आया, उसको बोलूंगा प्राइस इलास्टिसिटी। समझे? तो इलास्टिसिटी आप मेनली समझ गए कि इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है। तो इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है बच्चों? इलास्टिसिटी का मतलब होता है कि कितना चेंज आ रहा है डिमांड में। इसको सर हम न्यूमेरिकली कैसे लिखेंगे? देखो फॉर्मूला होता है ईडी यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसको हम मेनली अभी न्यूमेरिकल पोर्शन को अगली क्लास में आपको कराऊंगा, आज मैं आपको सारा थ्योरी पोर्शन इसका पूरा करा रहा हूं, ठीक है? तो देखो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का मतलब होता है कि कितना क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आया। लेट सपोज मैं आपको बोलता हूं कि पहले प्राइस 10 रुपए था, अब प्राइस 20 हो गया है। पहले जो डिमांड होती थी वो 200 की होती थी, अभी जो डिमांड होती है वो 100 की होती है, क्योंकि प्राइस बढ़ा है तो डिमांड कम हो गई है, ठीक है? जो पुराना प्राइस होता है बच्चों उसको P0 बोलते हैं, नए को P1 बोलते हैं। सिमिलरली पुरानी क्वांटिटी को QD0 बोलते हैं, नई को Q1 बोलते हैं। तो अगर आप यहाँ 0 नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा, खाली P लिख दोगे तो भी चलेगा, ठीक है? तो अगर मैं यहाँ पे खाली P लिख दूं तो भी चलेगा, यहाँ पे खाली Q लिख दूं और यहाँ Q1 लिख दूं तो भी चलेगा, ठीक है? तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कैसे निकलता है? ये निकलता है चेंज इन क्वांटिटी अपॉन क्वांटिटी इनटू 100। और परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैसे निकलता है? चेंज इन प्राइस अपॉन प्राइस इनटू 100। ये ट्रायंगल को डेल्टा बोलते हैं। डेल्टा का मतलब बच्चों चेंज होता है, ठीक है? तो डेल्टा Q कैसे निकलता है? Q1 माइनस Q। और डेल्टा P कैसे निकलता है? P1 माइनस P। तो देखो यहाँ से हम डेल्टा P निकालते हैं कि कितना चेंज हो रहा है, P1 माइनस P, 20 माइनस 10 तो देखो 10 का चेंज है। यहाँ पे डेल्टा Q निकालते हैं हम, Q1 माइनस Q, 100 माइनस 200 तो ये आ जाएगा माइनस का 100, ठीक है? ये कितना आ जाएगा बच्चों? माइनस का 100। तो हम यहाँ पे अब लिखेंगे परसेंटेज चेंज इन, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? डेल्टा Q यानी कि 100 माइनस का अपॉन Q। Q कितना था? देखो नीचे निकाल देता हूँ, डेल्टा Q अपॉन Q इंटू 100। डेल्टा Q कितना है? 100 अपॉन 200 इंटू 100 तो 0 0 0 0, ये तो आ गया 50। यहाँ पे तो 50% का चेंज है। अब यहाँ पे देखो नेगेटिव लगा के चल सकते हैं बेटा, क्योंकि ये नेगेटिव में आ रहा था। यहाँ पे आएगा डेल्टा P अपॉन P इंटू 100, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? देखो 10 अपॉन 10 इंटू 100, 0 0 10 अपॉन 10 इंटू 100, तो ये सीधा सीधा 100% का चेंज आ रहा है। ये कितने का आ रहा है? 100% का चेंज आ रहा है। तो मेरा इलास्टिसिटी का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1 अपॉन 2 यानी कि 0.5। माइनस में 0.5 मेरा आंसर बन जाएगा बच्चों। तो सर ये माइनस का 0.5, ये माइनस क्या दिखाता है बेटा? इलास्टिसिटी कभी नेगेटिव नहीं होती। माइनस सिर्फ ये दिखाता है कि नेगेटिव रिलेशनशिप, इनवर्स रिलेशनशिप प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में। तो ये नेगेटिव साइन है ना, नेगेटिव साइन ओनली शोज द इनवर्स रिलेशनशिप, नेगेटिव साइन इनवर्स रिलेशनशिप दिखाता है बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। किसके बीच में? प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में। ठीक हो गया जी, क्लियर है? इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो ईडी क्या है? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। और कैसे निकलता है मैंने आपको दिखाया, बात समझे? इस तरीके से आप न्यूमेरिकली इलास्टिसिटी निकाल सकते हो। इसको हम कल डिस्कस करेंगे। अभी आपको एक चीज और सीखनी है, वो क्या है? डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसके अंदर बच्चों हमारे पास 5 तरीके की इलास्टिसिटीज हो सकती हैं। जैसे अभी 0.5 आया ना आंसर, तो ईडी बच्चों 0 भी हो सकता है, ईडी लेस देन 1 भी हो सकता है, ईडी 1 भी हो सकता है, ईडी ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है, ईडी इनफाइनाइट भी हो सकता है, ठीक है? अब सर 0 कब होता है? 0 होता है बच्चों जब मैं ये बोलूं कि सर डिमांड में चेंज ही नहीं है, प्राइस ऊपर नीचे हो रहा है लेकिन डिमांड में चेंज ही नहीं है, डिमांड बिल्कुल सेम है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? ईडी बिल्कुल 0, यानी परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। इनइलास्टिक का मतलब कि चेंज है ही नहीं, ठीक है? और ईडी इंफिनिटी का क्या मतलब होता है? ईडी इंफिनिटी का मतलब होता है कि प्राइस में इतना छोटा चेंज है कि वो नेग्लिजिबल है, इतना छोटा चेंज है कि वो नेग्लिजिबल है। लेट्स सपोज पहले प्राइस था 10, अब प्राइस हो गया 9.999999, इतना माइनर सा चेंज है और डिमांड अनलिमिटेड बढ़ गई। प्राइस इतना छोटा सा चेंज है, डिमांड अनलिमिटेड बढ़ गई। इसको क्या बोलते हैं? ईडी इनफाइनाइट। इसको बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। ये ध्यान रखना बच्चों, ये सिर्फ आपको पढ़ाने के लिए बताया जा रहा है। रियल लाइफ में ये दोनों ही नहीं होते, ना तो ईडी इनफाइनाइट होता रियल लाइफ में, ना ही ईडी 0 होता रियल लाइफ में। ये दोनों ही इमेजिनरी सिचुएशंस हैं, सिर्फ आपको पढ़ाने के लिए सिखाए जा रहे हैं कि ईडी 0 का मतलब क्या है, ईडी इनफिनिटी का मतलब क्या है। ईडी 1 कब होता है? जब जितना परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड है उतना ही परसेंटेज चेंज इन प्राइस है ना? जैसे हमने फॉर्मूला पढ़ा था ना अभी, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे भी 50% का चेंज, यहाँ पे भी 50% का चेंज, तो 1 आ जाएगा, है ना? तो ईडी 1 कब होता है? जब दोनों में चेंज बराबर होता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? यूनिटरी इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, ठीक है? जब लेस देन 1 होता है तो इसको हम बोलते हैं लेस इलास्टिक डिमांड। जब मोर देन 1 होता है तो इसको हम बोलते हैं हाईली इलास्टिक डिमांड।
तो देखो बच्चों, हमारे पास 5 तरीके की डिग्रीज हो सकती हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ED0 इन इलास्टिक, लेस देन 1 लेस इलास्टिक, 1 यूनिटरी इलास्टिक, ग्रेटर देन 1 हाईली इलास्टिक, इनफाइनाइट परफेक्टली इलास्टिक। ठीक है बच्चों। सर इनके कर्व्स कैसे बनते हैं? बच्चों अगर मैं कर्व्स की बात करूँ ना, तो देखो जीरो का कर्व आपको कैसे लेना होता है कि भैया प्राइस में कितना ही चेंज आता रहे, डिमांड तो यहाँ कांस्टेंट हो गई है। ये मान लो कि 100 और 200, डिमांड 200 ही रहेगा, प्राइस चाहे 10 हो जाए, चाहे 20 हो जाए, चाहे 30 हो जाए, प्राइस चाहे ये कर लो, चाहे ये कर लो, चाहे ये कर लो, डिमांड में बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगी। इसको बोलते हैं हम ED0। इसको क्या बोलते हैं? ED0। और इनफाइनाइट कब होता है? इनफाइनाइट होता है बच्चों जब प्राइस में हल्का सा भी चेंज हुआ, माइनर सा, तो भी डिमांड चेंज हो जाएगा। लेट सपोज प्राइस 30 था तो डिमांड 100 था, लेट सपोज। ठीक है, अब प्राइस 29.99 आया, तब भी यही आएगा 30 पे 200 हो गया, ऐसे ही 300 हो गया। तो जब ऐसे चलता है हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, ये वर्टिकल स्ट्रेट लाइन था, इसको ED0 बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ED इनफाइनाइट, कि प्राइस में माइनर सा चेंज है, पहले 100 फिर 200 फिर 300, इसको बोलते हैं ED इनफाइनाइट। ठीक है, 1 कहां पे होता है? 1 होता है बच्चों जितना प्राइस में चेंज उतना ही क्वांटिटी डिमांड में चेंज, यानी जितना चेंज इधर उतना ही चेंज इधर। तो ये बहुत बेसिक इस तरीके से नीचे आता हुआ कर्व होता है, इसको बोलते हैं ED1। ठीक है, उसके बाद सर ED मोर देन 1 किसको बोलते हैं? ED मोर देन 1 बोलते हैं बेटा जब ये थोड़ा और ज्यादा फ्लैट होता है, ऐसे, क्योंकि जो इलास्टिसिटी यानी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। और लेस इलास्टिक जो होता है ये थोड़ा सा स्टीप होता है, ये थोड़ा सा कैसा होगा? स्टीप। ये थोड़ा सा इस तरीके से होगा, इसको बोलूंगा मैं ED लेस देन 1। ठीक है, तो अगर मैं कर्व्स की बात करूं ना बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगर मैं कर्व्स की बात करूं तो जैसे जैसे इलास्टिसिटी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे कर्व फ्लैट होता जाएगा। ED0 बिल्कुल स्ट्रेट, लेस देन 1 थोड़ा सा ऐसे, यूनिटरी इलास्टिक थोड़ा सा ऐसे, मोर देन 1 और ऐसे, इनफिनाइट बिल्कुल ऐसे। तो जो इलास्टिसिटी के कर्व्स हैं वो जैसे जैसे इलास्टिसिटी बढ़ती जाएगी, मोर इज द इलास्टिसिटी, फ्लैटर विल बी द कर्व। तो देखो ये 0 था, ठीक है, ये क्या था? ED0। ये क्या है? लेस देन 1। ये क्या है? 1। ये क्या है? ग्रेटर देन 1। ये क्या है? इनफाइनाइट। तो जितना ऊपर जाता रहेगा उतना इलास्टिसिटी जो है हमारे पास वो बढ़ती चली जाएगी। तो फ्लैटर द कर्व मोर विल बी द इलास्टिसिटी, ये आपको पता होना चाहिए। समझ गए बच्चों? अब हमारे पास इसके अंदर एक चीज और आती है, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी, कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इलास्टिसिटी अफेक्ट होती है। अब देखो फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी में आपको मेनली बस ये बताना है कि एक इलास्टिक होगा या एक इलास्टिक नहीं होगा, यानी मोर इलास्टिक या लेस इलास्टिक। बहुत डिटेल में उसमें नहीं जाना होता, बस ये बताना है कि मोर इलास्टिक और लेस इलास्टिक। ठीक है, तो देखो फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं बच्चों। फैक्टर्स में हमारे पास सबसे पहला फैक्टर आता है नेचर ऑफ द कमोडिटी, कि कमोडिटी क्या है। क्या वो कमोडिटी आपके लिए एक नेसेसिटी है? क्या वो कमोडिटी आपके लिए कंफर्ट है? या वो कमोडिटी आपके लिए एक लग्जरी है? क्या वो आपके लिए नेसेसिटी है? क्या वो आपके लिए कंफर्ट है? क्या वो आपके लिए एक लग्जरी है? अब देखो नेसेसिटी क्या है? रोटी कपड़ा मकान, सर्वाइवल के लिए चाहिए। तो नेसेसिटी में कोई भी चेंज नहीं आता भैया, कितना ही प्राइस बढ़ा लो, कितना ही प्राइस कम कर लो, जो सर्वाइवल के लिए कोई चीज चाहिए, नेसेसिटी है तो चाहिए, है ना। तो नेसेसिटी में हम लोग बोलते हैं कि वो सबसे कम इलास्टिक होता है, नॉर्मली बहुत कम चेंज आता है उसकी क्वांटिटी में प्राइस के चेंज होने से, क्योंकि वो नेसेसिटी है, चाहिए चाहिए। अगर किसी के लिए कोई मेडिसिन नेसेसिटी है भाई, ऑफ कोर्स उसको अगर सर्वाइव करना है तो वो दवाई चाहिए, तो वो उसकी इलास्टिसिटी में कोई चेंज नहीं होगा, उसकी डिमांड स्टिल रहेगी, चाहे कितना ही प्राइस ऊपर हो जाए, कितना ही नीचे हो जाए। तो अगर कोई कमोडिटी नेसेसिटी है तो वो बहुत ज्यादा चेंज नहीं होती। अगर वो कंफर्ट है, जैसे पंखा हो गया, AC हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, ये इलास्टिक होते हैं कि इनका प्राइस कम होगा तो लोग ज्यादा लेंगे, ऑफ कोर्स। तो प्राइस कम होगा तो लोग ज्यादा लेंगे, तो इनकी डिमांड इलास्टिक होती है। लग्जरीज पे चले जाओ, लग्जरी क्या होती है भाई? लग्जरी गाड़ियां, लग्जरी मोबाइल फोन्स, इनका प्राइस गिरता है तो लोग भाग के लेते हैं, हाईली इलास्टिक होते हैं। सपोज मर्सिडीज को 80 लाख की है, कंपनी ने ऑफर निकाला 50 लाख की मिलेगी 2 दिन के लिए, भाग भाग के लेंगे लोग। तो नेसेसिटी की डिमांड बहुत ज्यादा इलास्टिक नहीं होती, कंफर्ट की थोड़ी सी ज्यादा इलास्टिक होती है, लग्जरी की तो हाईली इलास्टिक होती है। ठीक हो गया। सबसे पहले नेचर, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट। अब देखो बच्चों, अगर कोई ऐसी चीज है जिसका कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं है, मोनोपोली है, अगर किसी चीज की कोई मोनोपोली है तो वो प्राइस कितना ही ऊपर नीचे करता रहे, उसकी डिमांड चेंज नहीं होती। रेलवे ले लो, रेलवे का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, अगर भाड़ा बढ़ा भी देंगे तो लोगों को ट्रैवल करना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसी चीजें जिनका सब्स्टिट्यूट नहीं होता उनकी डिमांड कांस्टेंट रहती है, वो कम इलास्टिक होती है। लेकिन जिनका सब्स्टिट्यूट होता है तो लोग थोड़े से भी चेंज से उसको छोड़ देते हैं, किसी और चीज पे शिफ्ट हो जाते हैं, उसके सब्स्टिट्यूट पे शिफ्ट हो जाते हैं, वो मोर इलास्टिक होगा। ठीक है, तो जिसका सब्स्टिट्यूट है वो ज्यादा इलास्टिक होगा, जिसका सब्स्टिट्यूट नहीं है वो कम इलास्टिक होगा। इनकम लेवल बच्चों आपके इनकम पे भी डिपेंड करता है। अगर ऐसे लोग हैं जिनका हाई इनकम लेवल है, अंबानी को कोई फर्क नहीं पड़ता कोई चीज कितनी महंगी है, कोई चीज कितनी सस्ती है, वो प्राइस भी नहीं देखता, उसको कोई चीज लेनी है तो लेनी है ना। अगर आपका इनकम लेवल कम है तो आपको प्राइस से बहुत फर्क पड़ेगा। तो अगर आप लोअर इनकम लेवल पे आते हो तो आपका डिमांड इलास्टिक होगा, अगर आप हायर इनकम लेवल पे आते हो तो आपका डिमांड इलास्टिक होगा, कांस्टेंट रहेगा। तो देखो लिखा हुआ है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर एनी कमोडिटी इज जनरली लेस फॉर हायर इनकम लेवल ग्रुप्स, और अगर लो इनकम लेवल ग्रुप्स हैं तो उनका ज्यादा होगा। लेवल ऑफ प्राइस, प्राइस का क्या कंडीशन है? देखो जो सस्ती चीजें होती हैं, माचिस की डिब्बी है 2 रुपए की जगह 1 रुपए 50 पैसे की होगी, तो ऐसा तो नहीं है ट्रक भर के घर में ले आओगे। तो सस्ती चीजों की डिमांड इन इलास्टिक होती है या बहुत ही लेस इलास्टिक होती है। महंगी चीज है वो सस्ती मिल रही है तो भाग के जाके लोगे, है ना, तो उसकी डिमांड थोड़ी ज्यादा इलास्टिक होगी। तो अगर कोई ऐसी कमोडिटी है जिसकी जो प्राइस है वो बहुत कम है तो वो लेस इलास्टिक होगा, कोई ऐसी चीज है जिसका प्राइस ज्यादा है तो वो मोर इलास्टिक होगा, लोग चेंज करते हैं उसकी डिमांड को। पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजम्पशन, अगर कोई ऐसी चीज है बेटा जिसका डिमांड अर्जेंट नहीं है, आप पोस्टपोन कर सकते हो,
पोस्टपोन कर सकते हो, मतलब कि कोल्ड ड्रिंक है भैया, मेरा कोल्ड ड्रिंक पीने का मन कर रहा है, ऐसा तो नहीं है नहीं पीऊंगा तो सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा, नहीं पीऊंगा कल पी लूंगा परसों पी लूंगा, तो मैं वेट कर सकता हूं कि शायद कल परसों सस्ती हो जाए। तो जिस चीज को आप पोस्टपोन कर सकते हो उसकी डिमांड इलास्टिक होती है, आप उसको चेंज कर सकते हो, ऊपर नीचे कर सकते हो। जो अर्जेंट है पोस्टपोन हो ही नहीं सकता भैया, अर्जेंट है अभी चाहिए, अर्जेंट है, उसकी डिमांड इन इलास्टिक होती है, कितने का भी हो कोई चीज लेनी पड़ेगी, है ना। तो जिसको पोस्टपोन कर सकते हो वो इलास्टिक, जिसको पोस्टपोन नहीं कर सकते इन इलास्टिक या लेस इलास्टिक। नंबर ऑफ यूजेस, नंबर ऑफ यूजेस का मतलब होता है बेटा किसी चीज के अगर बहुत सारे यूजेस हैं, अगर किसी चीज के बहुत सारे यूजेस हैं, आप मिल्क को कई जगह यूज करते हो, दूध दही पनीर घी मक्खन कर्ड, पता नहीं कहां कहां पे यूज, कर्ड और दही तो एक ही हो गया, कहां कहां यूज करते हो, आइसक्रीम बर्फी अलग अलग जगह यूज करते हो, तो अगर उसका प्राइस कम होगा तो डिमांड ज्यादा होगी भाई, ज्यादा लोग अपने घर में सामान बनाएंगे, तो जिसके नंबर ऑफ यूजेस ज्यादा होते हैं उसकी इलास्टिसिटी भी ज्यादा होती है, जिसका नंबर ऑफ यूजेस एक आधा है उससे लोगों को फर्क नहीं पड़ता, उसकी इलास्टिसिटी भी कम होती है, ठीक है। उसके बाद शेयर इन टोटल एक्सपेंडिचर, ये जो सामान है जिसकी हम बात कर रहे हैं उसका पोर्शन आपके टोटल एक्सपेंडिचर में कितना है, ये लगभग वही वाली बात है कि भैया मैं 20,000 रुपए खर्च करता हूं जिसमें 2 रुपए माचिस पे खर्च करता हूं, तो अगर उसका इतना छोटा सा शेयर है तो उसकी डिमांड लेस इलास्टिक होगी, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर 20,000 रुपए में 8,000 7-8,000 रुपए मेरे फ्यूल के जाते हैं, तो अगर फ्यूल का प्राइस कम ज्यादा होगा तो वो एक हाई शेयर वाली चीज है मेरे टोटल एक्सपेंडिचर में, बड़ा अमाउंट है मेरे टोटल एक्सपेंडिचर में, तो वहां पे उससे फर्क पड़ेगा मुझे, तो वहां पे उसकी डिमांड इलास्टिक होगी। तो अगर छोटा सा शेयर है मुझे फर्क ही नहीं पड़ेगा, बहुत बड़ा शेयर है तो फर्क पड़ेगा, ठीक है जी। देन वी हैव टाइम पीरियड, हैबिट्स, बहुत सारे पॉइंट्स हैं बच्चों, कोई भी आप 3 से 4 पॉइंट याद रख सकते हो। अब देखो टाइम पीरियड क्या है, देखो बोल रहा है कि जो इलास्टिसिटी है वो टाइम पीरियड पे डिपेंड करती है, किसी चीज की जो टाइम पीरियड है वो 1 डे 1 वीक 1 ईयर सेवरल ईयर्स हो सकता है। डिमांड इन इलास्टिक होती है शॉर्ट टाइम पीरियड में, अगर आपको कोई चीज शॉर्ट टाइम पीरियड में लेनी है, क्विकली लेनी है, तो डिमांड इन इलास्टिक रहेगी। अगर आपके पास ज्यादा समय है, 1 हफ्ता 1 महीना, तो फिर आप सोच सकते हो उसके बारे में, उसकी डिमांड इलास्टिक हो सकती है। हैबिट्स, कोई चीज आपकी हैबिट में आ गई अगर, तो फिर उसकी डिमांड हो जाएगी इन इलास्टिक की, भैया किसी को अल्कोहल की आदत है तो है, उसको नहीं फर्क पड़ता कि प्राइस कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, तो जो चीज आपकी हैबिट बन जाती है उसकी डिमांड इनइलास्टिक हो जाती है बच्चों, जो चीज आपकी हैबिट नहीं है उसकी डिमांड इलास्टिक रहेगी, ठीक है। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जो इलास्टिसिटी को इंपैक्ट करते हैं, मैंने आपको फैक्टर्स के बारे में पढ़ाया, सही है। उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो हम लोगों ने डिस्कस करे थे डिग्रीज भी, ईडी इनफाइनाइट, ईडी 0 लेस देन 1 ग्रेटर देन 1, ये भी हमने डिस्कस करे। एक बार मैं आपको वापस से सारे के सारे फॉर्मूलाज दिखा दूं अगर, तो हमारे पास इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो कि हमारे सिलेबस में प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के ही न्यूमेरिकल्स हैं। 2 तरीके से आप कर सकते हो इसको, एक तो होता है हमारे पास परसेंटेज मेथड और एक होता है हमारे पास प्रोपोर्शनेट मेथड। तो परसेंटेज मेथड से कैसे निकलता है, ईडी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। अब फॉर्मूलाज लिखवाए हुए थे मैंने, फिर से एक बार लिख लो। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कैसे निकलता है, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू 100, और परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैसे निकलता है, डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100। डेल्टा का मतलब बच्चों चेंज होता है, जहां पे हम डेल्टा क्यू निकालते हैं Q1 माइनस क्यू और डेल्टा पी निकालते हैं P1 माइनस पी, ठीक है। और प्रोपोर्शनेट मेथड में क्या होता है, ईडी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी पी अपॉन क्यू, ठीक है। ये फॉर्मूला हमारे पास मेनली चलता है। अब कई बार मैं इसको इधर भी लिख देता हूं तो भी चलता है भाई, मल्टीप्लाई तो करना है, तो डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू पी अपॉन डेल्टा पी, तब भी एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में चाहे इधर से इधर मल्टीप्लाई करो बात तो एक ही है, सही है। तो ये हमारे पास बच्चों फॉर्मूलाज है, परसेंटेज मेथड से ऐसे होगा, प्रोपोर्शनेट मेथड से ऐसे होगा। कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चंस मैं दोनों से ही आपको करा रहा हूं ताकि आपके लिए आसान हो जाए। आओ सर ले लो जल्दी से स्क्रीनशॉट, डन। आओ जी, सबसे पहला सवाल देखो जरा क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन प्राइस इज 10 पर यूनिट, अरे मेमोरी बहुत है हमारे पास, व्हेन प्राइस इज 10 पर यूनिट डिमांड इज 100 यूनिट्स। जब प्राइस 10 पर यूनिट है तो डिमांड 100 यूनिट्स है। व्हेन प्राइस फॉल्स टू ₹8, जब प्राइस कम हो गया 8 हो गया, न्यू प्राइस को P1 बोला मैंने, व्हेन इट फॉल्स टू ₹8 डिमांड एक्सपेंड्स टू 150 यूनिट्स, डिमांड बढ़ के 150 यूनिट्स हो गया। देखो लॉ ऑफ डिमांड चलता है, प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ता है। आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालनी है, तो अगर मुझे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना हो तो डेल्टा पी कैसे निकलेगा, P1 माइनस पी, 8 माइनस 10 माइनस 2। डेल्टा क्यू कैसे निकलेगा, Q1 माइनस क्यू, 150 माइनस 100 इट विल बी 50। तो अगर मुझे ईडी निकालना है तो ईडी कैसे निकलेगा, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी पी अपॉन क्यू। चलो भाई फटाफट से, डेल्टा क्यू कितना है सर 50, डेल्टा पी कितना है सर माइनस का 2, पी कितना है सर 10, डेल्टा क्यू है हमारे पास 50, डेल्टा पी है हमारे पास माइनस का 2, पी है हमारे पास 10 और क्यू है हमारे पास 100, क्यू है हमारे पास 100। तो यहाँ से हम 50 इंटू 2 इंटू 5, तो ये आ रहा है माइनस का 2.5, माइनस को तो हम ऐसे लिख देंगे और नीचे नोट लिख देंगे, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स, एक नोट लिख देंगे, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स इनवर्स रिलेशनशिप, ये हर क्वेश्चन के नीचे लिख दिया करो, बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है, इनवर्स रिलेशनशिप किसके बीच में, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में। डन हो गया बेटा, माइनस का 2.5। इलास्टिसिटी की कोई यूनिट नहीं होती तो इसको ऐसा ही हम छोड़ देंगे। चलो सर ये डन है, स्क्रीनशॉट ले लिया, डन डन सर। चलो भाई करना चालू करो फटाफट से, इसी तरीके का सवाल है, फिर से प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना है। आओ जरा देखें
क्या दिया हुआ है? ओरिजिनल देखो लिखा हुआ है द डिमांड फॉर अ गुड फॉल्स टू 240 यूनिट्स। डिमांड कम हो गई है 240 जब प्राइस 2 रुपए से बढ़ा है। ओरिजिनल डिमांड 300 यूनिट की थी, ओरिजिनल प्राइस 20 रुपए का था, प्राइस 20 था, तो ओरिजिनल डिमांड जो है वो 300 यूनिट की थी, ठीक है। जब प्राइस बढ़ा 2 रुपए से, यानी प्राइस हो गया 22, प्राइस 2 रुपए से बढ़ा 22 हो गया, तो डिमांड गिर गई है 240 हो गई है, डिमांड हो गई है 240। प्राइस अगर 2 रुपए से बढ़ा है तो डिमांड कम हो गई है और कितनी हो गई है? 240 हो गई है। अब क्या किया जाए इस केस में बच्चों, हम क्या करें, कैसे निकालें? डेल्टा पी विल बी P1 माइनस पी, 22 माइनस 20 2 आ जाएगा। डेल्टा क्यू विल बी Q1 माइनस क्यू, 240 माइनस 300 माइनस का 60। तो अगर मुझे अब इलास्टिसिटी निकालनी है तो ईडी का क्या फॉर्मूला है? डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू, ठीक है जी। डेल्टा क्यू कितना है? माइनस का 60, डेल्टा पी कितना है? 2, पी कितना है? 20, क्यू कितना है? 300, ठीक है सर। तो किस तरीके से आंसर आएगा हमारे पास? 0 से 0 खत्म, 6 इंटू 5 30, 5 इंटू 4 20, 2 इंटू 2 4। तो यहाँ पे आंसर आ रहा है माइनस का 2। इलास्टिसिटी आ गया बच्चों माइनस का 2, ठीक हो गया, परफेक्ट है। ये हमारे पास इलास्टिसिटी का आंसर आ जाता है। ले लो जल्दी थोड़ा स्क्रीनशॉट, नीचे नोट सेम टू सेम लिख देना। डन डन सर। अगला क्या है? देखो क्या लिखा हुआ है, इसको सावधान इंडिया मार्क करना, अच्छा सवाल है। क्या लिखा है? व्हेन द प्राइस ऑफ अ गुड इज ₹5, जब P हमारे पास 5 है, कंज्यूमर बाइज 100 यूनिट्स ऑफ गुड्स, क्वांटिटी होती है 100 यूनिट्स। एट व्हाट प्राइस, बोल रहा है कितने प्राइस पे कंज्यूमर बाय करेगा 140 यूनिट्स, कंज्यूमर बाय करेगा 140 यूनिट्स अगर इलास्टिसिटी 2 है, अगर इलास्टिसिटी 2 है। देखो तो देखो अगर क्वांटिटी बढ़ी है तो प्राइस तो कम ही हुआ होगा बच्चों, बस किसी तरीके से चेंज इन प्राइस पता चल जाए। तो चेंज इन प्राइस को मुझे पता नहीं है ना, डेल्टा क्यू कितना है? 40, Q1 माइनस क्यू। तो इलास्टिसिटी का क्या फॉर्मूला होता है? ईडी इज डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू, ठीक है, परफेक्ट। अब ईडी की वैल्यू भर दो यहाँ पे, ईडी 2 है, डेल्टा क्यू कितना है? 40, डेल्टा पी को एज इट इज डेल्टा पी ही रहने दो, इसको यही रहने दो। पी कितना है? पी है 5, क्यू कितना है? क्यू है 100, क्यू कितना है? क्यू है 100। तो अब जितना जितना मैक्सिमम आप कट कर सकते हो उतना उतना मैक्सिमम तो कट करने की कोशिश कर ले, है ना। तो कट करने की कोशिश करते हैं। तो अगर मैं इसको रखूँ, ये 5 इंटू 1, 5 2 10, ये 20 आ जाएगा, है ना, और ये आ जाएगा 20 इंटू 240, राइट। तो अब यहाँ से क्या होगा? देखो अब आपके पास सिंपली यहाँ पे तो बस 2 बचा, ठीक है, इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, तो डेल्टा पी हो जाएगा 2/2, दैट इज 1। चेंज इन प्राइस कितना हो जाएगा? 1 यूनिट का हो जाएगा। अब सोचो बच्चों, क्वांटिटी बढ़ी थी, क्वांटिटी अगर बढ़ी है तो चेंज इन प्राइस कितना होगा? 1 यूनिट से होगा। तो इसका मतलब 5 से अगर 1 यूनिट कम कर दूं, P5 है, तो P1 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है। कम क्यों हो रहा है प्राइस? देखो डिमांड बढ़ रही है तो प्राइस तो कम ही होगा। तो अगर प्राइस 5 से 1 यूनिट कम हो जाए, 4 हो जाए, तो क्वांटिटी 140 हो जाएगी। ये आ जाएगा हमारे पास आंसर, P1 इज इक्वल टू 4। तो न्यू प्राइस जो है वो 4 आ जाएगा, ठीक है। बढ़िया सवाल था, हमने चेंज निकाल लिया कि कितना चेंज आया, 1 रुपए का चेंज आया। तो भैया आप देखो क्वांटिटी बढ़ रही है तो प्राइस तो कम ही होना चाहिए, प्राइस कम हो गया सीधा सीधा। डन हो गया बेटा जी। चलो सर अब चलते हैं अगले पे। अब ये वाला सवाल आप लोग खुद से ट्राई करोगे आज। देखो जरा क्या दिया हुआ है, द डिमांड फॉर अ गुड एट ₹10 पर यूनिट इज 40। अगर प्राइस 10 है तो डिमांड 40 है, ठीक है। प्राइस 5 रुपए से गिर गया, यानी कि P1 5 से गिरा तो 5 हो गया, फॉल्स बाय ₹5। आपको बोल रहा है बताओ नया क्वांटिटी डिमांडेड कितना होगा अगर इलास्टिसिटी 3 है। अब देखो प्राइस कम हुआ है तो क्वांटिटी बढ़ेगी, प्राइस कम हुआ है बच्चों अगर तो क्वांटिटी बढ़ेगी। तो आप क्या करोगे? सिंपली आप बोलोगे डेल्टा पी तो आएगा माइनस का 5, 5 माइनस 10 माइनस का 5, डेल्टा क्यू को डेल्टा क्यू ही रहने देंगे। ईडी का फॉर्मूला क्या है? डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू, ये है। ईडी को 3 रख लो, डेल्टा क्यू कितना है हमें पता नहीं, इसको ऐसे ही रहने दो। डेल्टा पी कितना आया? 5, पी कितना आया? 10, क्यू कितना आया? 40, क्यू कितना आया हमारे पास? 40। तो आप यहाँ से करो 10, ये आ गया 4, 5 इंटू 4 20, तो डेल्टा क्यू 20 इंटू 3 60 आ जाएगा, ऐसा है ना। और खोलूं थोड़ा सा तो ऐसा आ जाएगा 3 इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन 20। डेल्टा क्यू कितना? 60। चेंज इन क्वांटिटी बच्चों 60 आ जाएगा। अब देखो प्राइस जो है वो कम हुआ, प्राइस अगर कम हुआ तो क्वांटिटी बढ़ेगी, तो क्वांटिटी कितने से बढ़ेगी? 60 से। तो Q1 आ जाएगा 40 प्लस 60 इज इक्वल टू 100। लो जी मैं नहीं कर दिया, 100 आंसर आ गया बच्चों। क्लियर हुआ? इस तरीके का सवाल भी आपसे पूछ सकता है। ओके ले लो जल्दी से स्क्रीनशॉट, ये भी डन सर। अंतिम सवाल, लास्ट क्वेश्चन, इसको परसेंटेज मेथड से करना है। कौन से मेथड से करना है? परसेंटेज मेथड से। देखो क्या लिखा हुआ है, अ कंज्यूमर बाइज 20 यूनिट्स ऑफ अ गुड एट ₹10 पर यूनिट। प्राइस 10 है तो क्वांटिटी है 20। व्हेन इट्स प्राइस फॉल्स बाय 10%, इसका मतलब जो चेंज इन प्राइस है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, वो 10% का है। इट्स डिमांड राइजेस टू 22 यूनिट्स, डिमांड ये हो जाती है 22, है ना। तो अब अगर परसेंटेज मेथड से करना है तो ईडी का क्या फॉर्मूला है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस।
परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ये फॉर्मूला है सीधा सीधा। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कैसे निकलेगा? डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू 100। डेल्टा क्यू कितना आएगा? 22 माइनस 22 आ जाएगा, है ना। तो 2/20 इंटू 100, 2/20 इंटू 100 ये आ जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे 0 से 0 खत्म करो, 2 1 10 इंटू 1 10% आ गया। कितना आ गया? 10% आ गया। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कितना है? 10%। परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना है? 10%। तो इलास्टिसिटी का वैल्यू कितना आया? 1। इलास्टिसिटी कितना आ गया बच्चों? यहाँ पे 1 आ गया। ले लो इसका भी स्क्रीनशॉट। तो अगर हमें परसेंटेज मेथड से करना हो तो हमें दोनों की परसेंटेज चेंज निकाल के सीधा सीधा दिखा देना है इस तरीके से, समझे। तो आपको किसी भी मेथड से बच्चों न्यूमेरिकल पूछ सकता है, परसेंटेज मेथड से भी बोल सकता है, प्रोपोर्शनेट मेथड से भी बोल सकता है। आपको अपने आप को दोनों ही मेथड्स के लिए प्रिपेयर करना है। ऑलराइट।